हेलो हेलो हेलो। आप सभी रामलाल्स को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सेंटर ऑफ मास के सेकंड लेक्चर में। सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको सेंटर ऑफ मास को फिजिकली फील करना सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना सिखाया था। डिस्क्रीट मास सिस्टम समझते हैं, एक मास यहां है तो दूसरा मास यहां है, तीसरा मास यहां है, चौथा मास यहां है ना। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम हो गया, अलग अलग मासेस हो गए। तो आज के लेक्चर में हमारा गोल क्या है? तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो लेक्चर का ड्यूरेशन हम कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखो पढ़ाना तो हमेशा ही बहुत कुछ होता है, देखते कहां तक जाती है क्लास। तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करेंगे। उस कंटिन्यूअस मास सिस्टम में मास डेंसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है या वेरिएबल भी रह सकती है ना। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम ना, वेरिएबल डेंसिटी मास सिस्टम है ना। नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया जैसे रॉड है, तो रॉड की डेंसिटी कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। हर जगह पे मास पर यूनिट लेंथ सेम भी हो सकता है और मास पर यूनिट लेंथ वेरिएबल भी हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिमूव्ड पार्ट। आपने पढ़ा होगा, नीट में से सवाल भी आते हैं कि डिस्क में से आर रेडियस के डिस्क में से अगर r/2 रेडियस का डिस्क काट के अगर बाहर निकाल दूं तो सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पार्ट का कहां होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो सेंटर ऑफ मास और रिमूव पार्ट भी हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे हम लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पता करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बहुत सारे पार्टिकल का एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन क्या होगी। बहुत सारे पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। उसके बाद बात करेंगे हम शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट, जैसे दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में है, एक बॉडी को मान लो मैं 2 सेंटीमीटर पीछे ले जाऊं तो सेंटर ऑफ मास कितना सेंटीमीटर पीछे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, जरूरी नहीं 2 सेंटीमीटर पीछे जाए। मान लो एक बॉडी है यहाँ पे m1 मास का और ये बॉडी है m2 मास का, तो यहाँ पे कहीं इनका सेंटर ऑफ मास होगा। अब मैं m1 को इधर ले जाता हूँ, m2 को इधर ले जाता हूँ, कुछ डिस्टेंस, तो सेंटर ऑफ मास किस तरफ जाएगा और कितना जाएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए साहब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं। यहां पे ओरिजिन एज्यूम करके दो डिस्क्रीट बॉडी थे, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग है। अगर एक और होती, एक और होती, एक और होती, n नंबर ऑफ पार्टिकल भी हम ले सकते हैं। तो उसका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट RCM इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब भी कोई फॉर्मूला हम पढ़ते हैं तो उसको डायमेंशनली जरूर वेरीफाई करते हैं। अगर आप इसको डायमेंशनली वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो mr मास इंटू डिस्टेंस प्लस मास इंटू डिस्टेंस, तो मास इंटू डिस्टेंस रहा, नीचे मास है, मास से मास कैंसिल होगा, डिस्टेंस बचेगा। और इधर भी आप पोजीशन निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास का, तो पोजीशन का मतलब क्या, डिस्टेंस पर पता कर रहे हैं, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। और देखिए डायमेंशनली करेक्ट है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको और ध्यान से देखो, तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सेंटर ऑफ मास, मास बॉडी की मास और उसके पोजीशन पे डिपेंड करती है। असल में आप आसान भाषा में कह सकते हो इस फॉर्मूले को, और मोमेंट ऑफ मास m1 इंटू r1। तो पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ मास प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ मास डिवाइडेड बाई सम ऑफ मासेस इज नथिंग बट पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? सर सेंटर ऑफ मास करता क्या है? सेंटर ऑफ मास 2, 3, 4 या 5 बॉडी सिस्टम को दो इक्वल, मतलब इक्वल मोमेंट ऑफ मासेस में डिवाइड करता है। इक्वल मोमेंट ऑफ मासेस का मतलब है किसी भी सिस्टम का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे m1 मास है, यहाँ पे m2 मास है, यहाँ पे आया सेंटर ऑफ मास, तो इस लाइन के अबाउट यही होगा एक्स का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हाँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपने ऐसा बांट दिया इसके इस तरफ और इस तरफ, क्या मासेस बराबर होंगे? नहीं, मोमेंट ऑफ मास बराबर होगा। इस तरफ आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास से m1 की जो पोजीशन होगी उसको हम r1 लिखते हैं, तो बता याद करो क्या आया था, तो था m2r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और यहाँ से m2 की जो पोजीशन आई थी r2, वो आया था m1r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस देखो, ये सेंटर ऑफ मास से m2 की डिस्टेंस देखो, ये आएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास हमेशा हेवियर बॉडी के पास पाया जाता है। तो ये सारी बातें हमने करी थी। इसको मैंने और थोड़ा सा अच्छे से इसलिए समझाया
कि आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे M1R1, मतलब इसमें M1 से मल्टीप्लाई कर दो M1R1, तो इधर भी M1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका M1 M2R डिवाइडेड M1 प्लस M2। इधर M2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर M2R2, ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। अगर यहाँ मैं M1 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ, यहाँ पे M2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दो अलग अलग इक्वेशन, तो आप कह सकते हो M1R1 बराबर M2R2, M1R1 बराबर M2R2, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट दोनों तरफ मोमेंट ऑफ मास इक्वल है, मतलब मास और वो मास कितना दूर है, M1R1 बराबर M2R2, इसी को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला भी होता है पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ मास प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ मास प्लस तीसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ मास बटा सम ऑफ मासेस, है ना। तो एक अलग तरीके से और बताएं मोमेंट ऑफ मास के टर्म्स में, ताकि याद रखने में आसानी होगी। अब साहब एक कल बच्चा मुझे मैसेज कर रहा कि सर आपने गलती कर दिया। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर कोई मुझे बोले कि आपने कुछ गलती कर दिया, तो मुझे अच्छा लगेगा, चलो मेरे रामलाल कुछ सीख रहे हैं और मुझे से बता रहे हैं, अगर मेरे से गलती हो जाए तो मैं कर देता हूँ, कभी कभी कैलकुलेशन में गलती कर देता हूँ, तो बताना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे ये गलती बताओ एक बच्चा कह रहा है सर आपने ना कल गलती कर दिया कि आपको डेंसिटी लिखना चाहिए था, डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम, सही बात है, डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। तो जब आप यहाँ पे डेंसिटी लिखेंगे मास अपॉन वॉल्यूम, जबकि आपने एक सवाल सॉल्व करते समय गलती से कौन सा सवाल सॉल्व कर रहा था यार, बोले सवाल कहाँ गया यार, हाँ ये सवाल गलती से सॉल्व करते समय आपने ले लिया था कि मास बराबर डेंसिटी इनटू एरिया आपने, ठीक है बेटा, मतलब शर्म भी नहीं आता है पूछते समय, जबकि मैंने वहाँ पे लिखा था ये प्लेट है, प्लेट के पास वॉल्यूम कहाँ से आएगा बता तुम, प्लेट के पास वॉल्यूम कहाँ से आएगा, मतलब तुम कहाँ से आए हो, क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो, तुम्हें ना किसने पास कर दिया 10th, सर हम 12th भी पास है, नहीं 12th की तो बात ही नहीं हो रही, तुम कौन से स्कूल से, मतलब मैं वहाँ पे आके ना मास्टर को मारूंगा, तुम्हें तो छोड़ मास्टर को मारूंगा, किसको 10th कैसे पास कर दिया, 12th की तो बात ही नहीं है, नीट की तैयारी की तो बात ही नहीं है, तुम्हें 10th किसने पास कर दिया बता। एक बात सुन, आप समझा देता हूं, ठीक है ना, ये एक रॉड है, हाँ सर रॉड है, रॉड में भी डेंसिटी होगी, हाँ सर रॉड की कुछ डेंसिटी होगी, इसकी डेंसिटी कौन से डिफाइंड होगी, सिर्फ लीनियर डेंसिटी डिफाइंड होगी, इसमें वॉल्यूम कहां से लाएगा, सर ये लेंथ और ये एरिया, एरिया दिखाई दे रहा है इसमें तुम्हें, कहाँ एरिया बता दो, तो सिंपल लाइन है, मतलब इसकी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम नहीं होगी, नहीं, इसमें इसका लेंथ यहां से यहां तक है और इसका एरिया देख कहां है, सर यहां या ये एरिया है, नेग्लिजिबल है एकदम, बहुत छोटी टर्म है, अगर उससे तो इसके लेंथ को मल्टीप्लाई कर देगा ना सब गड़बड़ हो जाएगा, सर निकाल तो सकते हो चाहे जितनी भी छोटी हो, कोई फायदा नहीं, इसके एरिया से ना डेंसिटी का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका वॉल्यूम डिफाइन हम करके कुछ नहीं कर सकते, रॉड में एक्चुअल में मास जो होता है उसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसीलिए जो एक लीनियर ऑब्जेक्ट कहते हैं इसको, ये प्लेनर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें कोई प्लेन जैसी बात ही नहीं है, इसमें एक लाइन है बस, रॉड को हम कहते हैं वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, और वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यहां पे लिख देता हूं फॉर रॉड, ओनली भी लिख देता हूं, चलो एक लाइन रॉड के लिए, इसको सिर्फ एक एक्सिस पे आराम से मैं रख सकता हूं, ये एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो रॉड होता है बेटा लीनियर ऑब्जेक्ट, और उसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन लेंथ, अगर वो यूनिफॉर्म डेंसिटी है, तो हर एक छोटे से लेंथ में जो छोटा सा मास होगा वो यहां पे भी इतना ही छोटे से लेंथ में छोटा सा मास होगा, यहां पे भी इतना ही होगा, तो हम बोलेंगे कि ये
कांस्टेंट लीनियर डेंसिटी है, लेकिन लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट हो जरूरी नहीं है। यहाँ पे छोटे से लेंथ में मास थोड़ा कम होगा और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डेंसिटी बढ़ रही होगी। तो यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ में मास मान लो डीएम है और आगे जा रहा हो तो 1 यूनिट लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा मास होगा, 1 यूनिट लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा मास होगा, तो इसको कहते हैं वेरिएबल लीनियर डेंसिटी। तो ये लेमडा इज इक्वल टू होता है डीएम बाई डीएल, ये इसका परफेक्ट फॉर्मूला हो गया। लेकिन मान लो अगर लेमडा कॉन्स्टेंट है तो टोटल मास अपन टोटल लेंथ भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ रॉड के लिए डिफाइंड होता है। एरियल मास डेंसिटी ये बेटा 2D ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड होता है, 2D ऑब्जेक्ट। एरियल मास डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट एरिया। जैसे मैं तुमसे कहता हूं प्लेट लिया मैंने, प्लेट लेने का मतलब क्या हो गया, प्लेट लेने का मतलब हो गया कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। जैसे लो ये मैंने लिया, अब इसका वॉल्यूम कहां से लाएगा, तो सर इसमें क्या डिफाइन होगा, इसमें डिफाइंड होगा एरिया, ये रहा। अब इसका मास एक लाइन में है, वॉल्यूम में है, एक लेंथ पे है, इसका मास लेंथ पे है, वॉल्यूम में कि एरिया में, बताओ कहाँ है इसका मास। अगर मैं इसके एरिया को आधा कर दूं, एरिया ही तो आधा किया है ना, बीच से कट कर दिया, तो इसका मास आधा हो जाएगा। इसका पूरा का पूरा मास कहाँ पे है, इसका पूरा का पूरा मास है डिफाइंड एरिया में। तो जो प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है जैसे डिस्क, एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे डिस्क और हॉलोस्फीयर। हॉलोस्फीयर में वॉल्यूम नहीं है भाई साहब, हॉलोस्फीयर के अंदर टोटल वॉल्यूम कितना इनक्लोज हो गया वो अलग बात है, लेकिन जो मैटर प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, एरिया में। समझ में आया कि नहीं है। अच्छा रिंग में कौन सा डिफाइन होगा बोलो, यहाँ पे रॉड ओनली लिखना ठीक नहीं है, रिंग में क्या डिफाइन होगा, चलो बता दो। यहाँ पे रॉड एंड रिंग लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होगा, है ना। सर रिंग तो प्लेन बना रहा, देखो बेटा रिंग कैसे बनता है, देखो रिंग तो ऐसे बना, ये तो बन गया तुम्हारा रिंग, ले ये बन गया रिंग। तो ये रिंग तो एक लाइन में ही है ना, मास कहाँ पे प्रेजेंट है, रिंग के लाइन पे, उसके सरकमफ्रेंस पे, ठीक है। और नेक्स्ट होता है तुम्हारा वॉल्यूम मास डेंसिटी, ये एरिया मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मास अपन वॉल्यूम, छोटा सा मास बटा छोटा सा वॉल्यूम। टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम निकालोगे या छोटा सा मास अपन छोटा वॉल्यूम निकालोगे। अगर तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी रो अगर कांस्टेंट है तो आप लिख सकते हो m/v, टोटल मास अपन टोटल वॉल्यूम। लेकिन अगर वेरिएबल है तो छोटा सा मास इंटू छोटा सा वॉल्यूम डिफाइन करो, और जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, हो सकता है वेरिएबल डेंसिटी है तो अलग कहानी है। तो पहले डेंसिटी तो समझो। तो एक्चुअल में डेंसिटी 3 तरह की होती है, रॉड के लिए, रिंग के लिए, लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए लीनियर मास डेंसिटी, एरियल ऑब्जेक्ट के लिए एरियल मास डेंसिटी, टोटल मास अपन टोटल एरिया, छोटा सा डीए मास छोटे से डीए एरिया में, या वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी dm/dv होता है। तो आप फटाक से मास अपन वॉल्यूम ही पढ़ा है क्या तुमने, डेंसिटी बस एक रॉड में एक लाइन में कहाँ से आ जाएगा। तो याद रखना कि रॉड में मास कहाँ पे होता है, उसके लेंथ में एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उसका एरिया नेग्लिजिबल है तो वॉल्यूम डिफाइन नहीं करते हम उसके। प्लेन में उसकी थिकनेस एकदम नेग्लिजिबल है, मेन क्या है एरिया तो बहुत बढ़िया चमक रहा है, तो उसके एरिया में असल में मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है बेटा। चलो कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, तो देखो ये मान लो एक रॉड है, ये क्या है बेटा, रॉड है, और इस रॉड इज यूनिफॉर्म रॉड है। सर यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास तो बीच में होगा, हमें पता है, हम आपको कैलकुलेट करके भी दिखाते हैं। देखिए अगर कोई कंटिन्यूअस बॉडी हो, मतलब कंटिन्यूअसली मास उसका डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। जैसे एग्जांपल एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास कहाँ से निकालना चाहते हो। तो इस पॉइंट ओरिजिन से मैं निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे ओरिजिन है आपकी 0,0, यहाँ पे एकदम बीच में, और इसके अबाउट मैं आपका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। कैसे करेंगे सर, तो देखो डिस्क्रीट बॉडी होती है तो उसका मोमेंट ऑफ मास ले लेते हो आप, m1r1 + m2r2 + m3r3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3, यही तो करते हो। देखो तो जैसे मैं अगर सिंपल r सेंटर ऑफ मास की भी बात करूं तो r सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं आप कहते हैं मोमेंट ऑफ मास सबका जोड़ लो, m1r1 + m2r2 डिवाइडेड बाई m3r3 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3। अब यहाँ पे एक बात बताओ, इसको सम करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, सम ऑफ mi/ri फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 to n, इन ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई सम ऑफ mi वेयर i इज इक्वल टू 1 to n, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब तुम क्या करो, i को 1 पुट करो तो ये होगा m1r1 बट
और 2 पुट करोगे तो M2R2, 3 पुट करोगे तो M3R3। ये लिखने का तरीका है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये तुम्हें नहीं पढ़ना, फॉर्मूला वही है, बस इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि सारे मासेस का जो अलग अलग कहीं पे सबका मोमेंट ऑफ मास M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3R3 प्लस M4R4 M5R5 बटा M1 प्लस M2 प्लस M3 कर रहे हैं, अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे तो मासेस अलग अलग है नहीं, यहाँ पे तो मास कंटिन्यूसली यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसमें सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे कि एक्स लेंथ पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक्स लेंथ पे। सर एक्स लेंथ पे क्यों गए? आर लेंथ पे जाओ। एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, एक्स एक्सिस पे पड़ा है ये, है ना। इसकी मोटाई को नेग्लेक्ट मानो, ये लेंथ ही है मेन, देखने के लिए रॉड मोटा बना है। तो यहाँ से एक्स लेंथ पे जाओ और छोटा सा dx एलिमेंट कट करो। छोटे से dx एलिमेंट का छोटा सा मास होगा कुछ dm। अब इसमें बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा, रॉड है, एक लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें कौन सा मास डेंसिटी डिफाइंड होगा? लीनियर। हालांकि दिया भी है लेमडा। लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ का मास लेमडा है। क्या है? लेमडा है। तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। अरे भाई, एक यूनिट लेंथ का मास लेमडा है, तो 2 यूनिट लेंथ का 2 लेमडा, 3 यूनिट लेंथ का मतलब 3 मीटर का, यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, तो मास पर यूनिट लेंथ इज लेमडा। तो मास ऑफ 2 यूनिट लेंथ 2 लेमडा, मास ऑफ 3 यूनिट लेंथ 3 लेमडा, लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ dx लेंथ क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू dx। अब क्या करेंगे हम? इसका मोमेंट ऑफ मास लिख लेंगे। तो इसका मोमेंट ऑफ मास क्या होगा? कहां से? तो ये ओरिजिन लिया मैंने 0,0, तो यहां से जाके इसका मोमेंट ऑफ मास होगा, इस मास का पोजीशन x और मास की वैल्यू dm, तो ये हो जाएगा x इंटू dm। क्या हो जाएगा बेटा? ये सस्ता नशा करके टाइप किया, कुछ भी गलत सलत टाइप किया, मैं आपको ढंग से बताता हूँ। क्या होगा मोमेंट ऑफ मास? बोलो क्या होगा? सर इसका मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा x इंटू dm, तो लिख दो x इंटू dm, ये मोमेंट ऑफ मास हो गया। और ऐसे ऐसे पार्टिकल फिर दूसरे जगह पे कि कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सर ये कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर डिस्क्रीट होता है तो ये सम का फॉर्मूला यूज करते हैं, अलग अलग जोड़ते हैं। लेकिन कंटिन्यूसली होता है तो उसको जोड़ने का एक तरीका ही तो है इंटीग्रेशन। एक छोटा सा पार्ट काट लिया, इसका मोमेंट ऑफ मास लिख लिया, और इस छोटे से मोमेंट ऑफ मास का फिर अगला पार्ट क्या होगा? अगला छोटा सा dx, फिर अगला छोटा सा dx। तो अब डायरेक्टली क्या कर देंगे? इसको सम करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है सर, नीचे मास का भी सम करो ऐसे। हाँ, तो नीचे सिर्फ छोटा सा मास dm का सम, तो dm के सम के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। अब आपको कितने पार्टिकल का इंटीग्रेशन करना है वो तो उसमें चलेगा ना सर। 2 के लिए M1R1 M2R2, 3 के लिए M1R1 M2R2 M3R3। सर यहाँ पे तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे ऐड का लिमिट डिफाइन होगा कि x कहाँ तक पॉसिबल है। तो x की सबसे छोटी वैल्यू 0 और x की सबसे बड़ी वैल्यू लेंथ के बराबर, यहाँ तक एलिमेंट ले सकते हैं। तो असल में बेटा ये हो गया तुम्हारा x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। इसको मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। जब आपको अलग अलग पार्टिकल हो, डिस्क्रीट हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कंटिन्यूअस हो तो क्या लगाएंगे? r सेंटर ऑफ मास से भी लिख सकते हैं ना इसको। ये तो एक साइड के लिए डिफाइन किया, तो यहाँ हो जाएगा r इंटू डी एम डिवाइडेड बाई dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा। एक ही बात है बेटा, ये अलग अलग सम है, ये एक ही साथ सम। देखो ना m1 प्लस m2 प्लस m3, तो dm का सम, dm का इंटीग्रेशन, और m1r1 m2r2 तो देखो r इंटू dm का इंटीग्रेशन। डायमेंशनली भी देख लो तो सर ऐसे तो हम ये dm से dm काट देंगे। अरे वाह साहब, r बाहर निकल रहा है क्या? अगर r कांस्टेंट हो तो उसको बाहर निकाल लोगे तो dm से dm कट जाएगा, लेकिन ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ r dm है और नीचे सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dm है, ऐसे नहीं कैंसिल होगा। सर अब क्या करें? तो सुनो, ये तो तुम्हारा फॉर्मूला मैंने बहुत अच्छे से विजुअलाइज करा दिया। अब छोटे से dm की वैल्यू बोलो क्या? लेमडा इंटू dx यहाँ पे रख दो, तो x तो एज इट इज रहेगा, dm की वैल्यू लेमडा इंटू dx रखोगे, लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाई, यहाँ पे dm की वैल्यू क्या रखोगे? सर यहाँ भी लेमडा इंटू dx रखेंगे। अब क्या होगा? इसमें कुछ कांस्टेंट है क्या? हाँ सर, लेमडा कांस्टेंट है क्योंकि रॉड यूनिफॉर्म है। अगर रॉड का लीनियर मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ में मास जो है यहाँ पे कम और आगे थोड़ा ज़्यादा होता, हर छोटे छोटे से लेंथ में मास बढ़ता हुआ होता, तो वो लेमडा वेरिएबल होता, इंटीग्रेशन के अंदर ही रहता। कोई भी वेरिएबल चीज़ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के अंदर रहता है, लेकिन यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। सर बाहर निकल जाएगा, मल्टीपल में आएगा तो कैंसिल हो जाएगा। x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सर x का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में होगा x²/2, और यहाँ पे सिंपल dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। लिमिट आपने बोला था 0 से l तक पुट करना, देखो 0 से l तक, x से x² कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा बेटा x,
और लिमिट रख दोगे तो ये हो जाएगा L/2। वो तुम्हें पहले ही पता था कि यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, L/2 पे होगा। ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। एक दूसरा सवाल, रॉड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। यूनिफॉर्म थिकनेस क्या है सर, ये क्या यूनिफॉर्म रॉड है? नहीं बेटा, यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब हो गया कि इसकी थिकनेस कांस्टेंट है, ऐसा रॉड। वेरिएबल थिकनेस क्या होता है? वेरिएबल थिकनेस ये होता है रॉड ऐसा शुरू हुआ ऐसा जा रहा, ले ये रॉड बने सर, ये कैसा रॉड है? वेरिएबल थिकनेस का नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो गया, है ना। थिकनेस वेरिएबल मतलब इसकी मोटाई अलग है। सर मोटाई तो होती ही नहीं। अरे बेटा मोटाई होती है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है कि असल में हम मास उसके लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड मानते हैं। लेंथ को आधा करेंगे तो मास आधा हो जाता है, सिंपल है ना। ठीक है सर, तो यूनिफॉर्म थिकनेस का मतलब होगा इसकी मोटाई से। यूनिफॉर्म थिकनेस प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, देखो सिंपल एक्स एक्सिस, वाई का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं, एक लाइन है ये, विथ वन एंड एट ओरिजिन, वन एंड एट ओरिजिन, एक एंड को ओरिजिन पे रखते हैं। लेंथ ऑफ द रॉड इज एल एंड इट्स लीनियर मास डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। देखो लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एक्स है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है लेमडा प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो सर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप कुछ लेमडा नॉट मान ले, कोई दिक्कत नहीं, लेमडा नॉट मान ले। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स। एज्यूम कर लिया आपने, कई बार क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं तो आपने एज्यूम कर लिया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। क्या अब ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस होगी क्या वो मिड में ही होगी? नहीं सर, तो कहाँ होगी? सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगला सवाल शायद ये 2 बार हमने लिख लिया है, चलो कोई नहीं, सोच के बताओ कहाँ पे होगी फिर। और लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स, मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है ना, लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना तो 1 यूनिट लेंथ में मास अब ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो 1 यूनिट लेंथ में मास ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो 1 यूनिट लेंथ में मास ज़्यादा होगा। लीनियर मास डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी, छोटा सा मास अपन छोटा सा लेंथ। तो यहाँ पे छोटे से लेंथ में अगर छोटा सा मास देखूँ तो वो कम है, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है एक छोटे से लेंथ में मास ज़्यादा आ रहा है, प्रोपोर्शनल टू एक्स है, मतलब एक्स बढ़ाने पे लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है। सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए? लॉजिकली सोचो तो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास होना चाहिए ज़्यादा मासेस की तरफ। अब इधर मास कम है और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब 1 यूनिट लेंथ में मास ज़्यादा है, तो इस तरफ हेवी मास हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं L/2 से ज़्यादा इस तरफ आएगा। पक्का? तुमने इतना अगर सोच लिया ना कि सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन होगी ना L/2 से ज़्यादा होगी, और पक्की बात है L से कम होगी। सर L से क्यों कम होगी? L से कम इसलिए होगी कि रॉड के बाहर तो नहीं चले जाएगा, यहां तो सेंटर ऑफ मास नहीं चला जाएगा। रॉड यहां से यहां तक है, सेंटर ऑफ मास भाई साहब यहां आगे, बाहर कहां घूम रहा? सर बाहर भी तो घूमता है, लेकिन बाहर घूमता तो सिमेट्रिसिटी भी कोई चीज होती है। बाहर कैसे घूमता है? देखो रिंग के बीच में होता है, तो ये समझ आया। ऐसा थोड़ी ना कि रिंग यहां पे और सेंटर ऑफ मास यहां पे, ऐसा नहीं होता। ये बात फील आया? अगर तुम इतना फील कर लोगे ना तो एग्जाम में 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट लोगे। अब हम चलते हैं आगे। सर होमवर्क नहीं करा आपने? होमवर्क भी कराऊंगा, पहले देख लो। ये हम क्या करेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, कहीं भी छोटा सा एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे और वहां पे dx मोटाई का रॉड में एक हिस्सा काट लेंगे। छोटे से dx मोटाई का छोटा सा मास हो जाएगा dm, छोटा सा मास। ये लेमडा है सर, लेमडा मतलब मास पर यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ का मास लेमडा है। तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट इंटू लेमडा इंटू dx। और लेमडा की वैल्यू कितनी है? लेमडा नॉट एक्स। तो यहाँ पर रखो लेमडा की वैल्यू, लेमडा नॉट एक्स इंटू dx। ये आ गया आपका छोटा सा मास। अब इस छोटे से मास का मोमेंट ऑफ मास बोलो क्या होगा? छोटे से मास का मोमेंट ऑफ मास होगा ओरिजिन से इसकी पोजीशन x और मास dm, तो x इंटू dm, x इंटू dm, x इंटू dm का इंटीग्रेशन कर दो, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm। यही तो है तुम्हारा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला डिस्क्रीट मास, सॉरी कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए। dm की वैल्यू लेमडा नॉट x इंटू dx, तो यहाँ पर रखो लेमडा नॉट x इंटू dx। एक x पहले से था तो dm की वैल्यू रखिए, एक x पहले था तो x स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई dm की वैल्यू बोलो लेमडा नॉट x इंटू dx। लेमडा नॉट क्या था? वो तो आपने एज्यूम कर लिया था कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू x एंड प्रोपोर्शनल कांस्टेंट इज लेमडा नॉट। तो लेमडा नॉट इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तब कैंसिल कर रहा हूँ, है ना।
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, डन। और सर यहाँ पे एक्स इंटू डी एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से लिमिट दोनों में 0 से l तक रखना है, देखो यहाँ पे 0 और x की वैल्यू l, तो 0 से l तक रखना है लिमिट। तो आप यहाँ पे काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब से कैंसिल करेंगे तो x आ जाएगा, 0 से l तक लिमिट रखते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है तो ये हो जाएगा 2l/3, एंड 2l/3 को ध्यान से देखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 0.66, हाँ 0.66 ऑफ l। तो मैंने यही तो बताया था कि l/2 से ज़्यादा मतलब 0.5l से ज़्यादा आएगा, तो 0.5l से ज़्यादा मतलब 0.66 ऑफ l। मतलब सर एग्जाम में आ जाए तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, नहीं, क्योंकि भरोसा रखो मेरे पे, नहीं इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तुम इस नज़रिए से भी देखो कि मान लो इंटीग्रेशन करके तेरा गलत आंसर आ रहा, जैसे इंटीग्रेशन करके तेरा आंसर आ गया 3l/2 मान ले एक ऑप्शन है ए 3l/2, तो कैंसिल कर दे, ये हो ही नहीं सकता। सर कैसे नहीं हो सकता, एक बात बताओ, 3l/2 का मतलब है 1.5l। अब ये कितना भी मास डेंसिटी का वैरी करा ले, सेंटर मास बाहर तो जाएगा नहीं, सेंटर मास तो बाहर जाएगा नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन होगा तेरा, देख अच्छे से समझना, दूसरा ऑप्शन होगा तेरा 2/5 ऑफ l, गलत कर दे, क्यों, तो 2/5 एग्जैक्टली 0.4l है। और ऑप्शन और क्या बनाएगा एग्जामिनर, क्या बनाएगा सोचो, उसकी भी तो मजबूरी है, वो तो ऐसा ऑप्शन बनाएगा ही, मतलब ये गलत हो गया। अच्छा लेकिन सर 0.5 से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है कैसे पता चलेगा, अब बताता हूँ, इसका भी लॉजिक बताता हूँ। अब तो ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर तू फील कर रहा है तो ज़रूर बताना कि बहुत बड़ा कंसेप्ट बता लूँ कि एकदम छोटा कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम्हें समझ में आया था कि पिछला केस में हमने यूनिफॉर्म रॉड को लिया था, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आया था, बीच में आया था। अब अगर मास डेंसिटी वेरी कर रही, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं मास बढ़ती जा रही, तो सेंटर ऑफ मास हेवियर मास की तरफ होता है, तो जिधर मास ज़्यादा उधर सेंटर ऑफ मास जाएगा। तो 0.5l से कम जो आंसर होगा गलत होगा, देखो 2/5 गलत हो गया, और l से जो ज़्यादा होगा वो भी गलत होगा। दो ऑप्शन ऐसे बनाएगा ही बनाएगा एग्जाम में। लेकिन सर 0.5 से ज़्यादा अगर दो ऑप्शन हुए तो 0.5 से जस्ट ज़्यादा वाला हमें टिक करना है, कैसे, तो यहाँ पे लीनियरली बढ़ रहा है ना डेंसिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि डेंसिटी को साहब ऐसे बढ़ा ले, यहाँ पे देख, ये सवाल देख, लेम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड, ये लीनियर मास डेंसिटी ऑफ रॉड है। लेम्डा इज इक्वल टू लेम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, लेम्डा इज इक्वल टू लेम्डा नॉट एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ लीनियर मास डेंसिटी ऑब्वियसली रॉड का, लेकिन प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। यहां पे x को डबल करूंगा तो लीनियर मास डेंसिटी 4 गुना होगा, x को 3 गुना करूंगा तो लीनियर मास डेंसिटी 9 गुना होगा। अरे x डिस्टेंस है ना, जो मैं रॉड में ओरिजिन से मेजर कर रहा हूं 0,0, मान लें यहां पे कोई x लिया मैंने, x यहां तक लिया, तो यहां पे तुम्हारा इस x पे जाके ये होगा लीनियर मास डेंसिटी लेम्डा नॉट x, और x को डबल करूंगा तो 4 गुना बढ़ जाएगा, x को 3 गुना करूंगा तो लीनियर मास डेंसिटी 9 गुना बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। कोई चीज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है तो जल्दी वेरी करता है। इसका ग्राफ पैराबोलिक बनेगा, मान ले मैं अगर बोलूँ कि ग्राफ बना लेम्डा और एक्स का, तो ये बनेगा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। और यहाँ पे देखो ये था सिर्फ आपको प्रोपोर्शनल टू एक्स, मतलब एक्स को डबल करोगे तो लेम्डा डबल होगा, एक्स को 3 टाइम्स करोगे तो लेम्डा 3 टाइम्स होगा, यहाँ पे एक्स को डबल करोगे लेम्डा 4 टाइम्स होगा। हाँ तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहाँ जाएगा सर, यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहा हो मास पर यूनिट लेंथ बढ़ रहा है, मतलब मास हेवियर इधर होगा, तो पक्की बात है सेंटर ऑफ मास l/2 से ज्यादा होगा। और चाहे कितना भी मास बढ़ा लो, एक्चुअल में तुम्हारा जो मासेज हैं वो होगा तो यहां से यहां तक ही ना, और y में कोई डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो यहां से यहां के बीच में ही होना चाहिए। और तुम्हें पता है कि l/2 से आगे होगा। अब जैसे जैसे लीनियर मास डेंसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगा उतना ज्यादा मास इधर होगा और उतना आगे सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा। वो तो सिर्फ लीनियर वेरिएशन ही था, तो लीनियर वेरिएशन में थोड़ा सा वेरी करा तो थोड़ा आगे जाएगा, यहाँ पे और वेरी कराओगे तो और आगे जाएगा। तो पक्की बात है ये 0.66 से आगे जाएगा। करके देख ले, आओ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे x पे जाओ और छोटा सा dm मास काटो, dx लेंथ का छोटा सा dm मास, dx लेंथ का छोटा सा जो dm मास होगा लेम्डा इंटू dx।
लेमडा होता है एक यूनिट लेंथ का मास, तो छोटा सा dx यूनिट लेंथ का मास होगा लेमडा इंटू dx। लेमडा की वैल्यू दिया है लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर, तो लेमडा की वैल्यू आप पुट करेंगे लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू dx। आइए x सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये तो फॉर्मूला याद कर लो, वही सेम फॉर्मूला है। यहाँ रहने तो dm की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट करो, ये रहा dm लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। बताओ लेमडा नॉट एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि एक एक्स पहले से है, डिवाइडेड बाई डीएम की वैल्यू बोलो लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब लेमडा नॉट से लेमडा नॉट कैंसिल कर दो, चलो सर कैंसिल कर दिया। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से एल तक ही रखेंगे। सर आपको कैसे पता, तो रॉड एल लेंथ का दादा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स का पावर 4/4, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स का पावर 3/3, तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3 बाई ऊपर में 3, तो एक्स क्यूब से x4 कटेगा तो x आएगा, लिमिट रखोगे 0 से l तो ये बचेगा l, तो ये सिंपल आ जाएगा 3l/4। 3l/4 मतलब 0.75 ऑफ l, देखकर ज़्यादा आ गया ना। तो जैसे जैसे लीनियर मास डेंसिटी वेरी करेगा वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट करता जाएगा। और तुमसे और क्या पूछ लेगा सवाल, सर क्या पूछ लेगा, लीनियर डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x होगा, नहीं तो प्रोपोर्शनल टू रूट x होगा, ये तो पूछेगा ही नहीं। तो चाहे आज तक मेडिकल के नीट वाले 50 किताब ले आ, उसमें यही 2 सवाल मिलेंगे। लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x या लीनियर मास डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। हाँ, एक जोरदार सवाल, सवाल पढ़िएगा, द लीनियर मास डेंसिटी लेमडा ऑफ अ रॉड, है ना। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ l kept along x axis varies as lambda is equal to अल्फा प्लस बीटा एक्स। भाई साहब प्राण निकाल देगा, ये क्या करेगा, प्राण निकाल देगा। यहाँ पे है तुम्हारा 0,0, और साहब आपसे बोला है कि इसकी लीनियर मास डेंसिटी है ना, मास पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ का जो मास है वह अल्फा प्लस बीटा एक्स। सर एक यूनिट एरिया होता है, हाँ वो एरियल ऑब्जेक्ट में होगा मास पर यूनिट एरिया, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में मास आपका रो है, तो डीवी वॉल्यूम में क्या होगा, रो इंटू डीवी। समझाया। तो एक यूनिट लेंथ में मास इसका लेमडा है, मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज वेरीज एज लेमडा अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे, तो आप करेंगे क्या कि x पे जाएंगे और छोटा सा dx मोटाई का छोटा सा एलिमेंट काटेंगे जिसका छोटा सा मास होगा dm इज इक्वल टू लेमडा इंटू dx। एक यूनिट लेंथ के मास को लेमडा कहते हैं, तो dx लेंथ के मास को क्या कहेंगे, लेमडा इंटू dx। अब लेमडा की वैल्यू पुट करो, बड़ा भयंकर है, लेमडा है एक पूरा का पूरा, तुम्हारा सवाल में देखो अल्फा प्लस बीटा एक्स, तो लेमडा की जगह पर रखोगे अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू dx। ये हो गया तुम्हारा मास, ये क्या हो गया मास, dm इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू dx। ठीक है सर, अब फॉर्मूला यूज करो, x सेंटर ऑफ मास x में ही जाएगा क्योंकि रॉड है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एम, है ना, मोमेंट ऑफ मास छोटे से एलिमेंट का, डिवाइडेड इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। चलो फटाफट x को तो एज इट इज रहने दो, और dm की वैल्यू बोलो। सर dm की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, तो नीचे भी होगा अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन 0 से l तक ही करना है, रॉड तो l ही लेंथ का है, लिखा होगा रॉड ऑफ लेंथ l। सर रॉड की मास नहीं दी हुई है, अरे रॉड की डेंसिटी दे दिया ना, लेंथ दे दिया ना, हो गया। 0 से l तक इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करने से पहले ध्यान देना, x अंदर जाएगा तो ये अल्फा एक्स बचेगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा एक्स इंटू डी एक्स, है ना। एडिशन रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, x अंदर जाएगा तो ये बनेगा बीटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। नीचे भी 2 टर्म होगा अल्फा डी एक्स, सिंपल अल्फा डी एक्स प्लस ये होगा बीटा एक्स इंटू डी एक्स। फटाफट इंटीग्रेशन करो और लिमिट 0 से l तक रख दो। सर अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हम डायरेक्टली, लोअर तो 0 है कोई मतलब नहीं, ऊपर l है तो l रख देते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अल्फा l स्क्वायर बाई 2। देख लो अच्छे से, और ये बीटा बाहर होगा और एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स का पावर 3/3, और लिमिट रख देंगे तो एल का पावर 3/3। बहुत इजी है, अल्फा डी एक्स तो अल्फा बाहर, डी एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल एक्स होगा, लिमिट एल रख दो तो ये अल्फा एल आएगा, प्लस ये होगा तुम्हारा बीटा एल स्क्वायर बाई 2। क्या होगा अच्छे से देख के बताओ,
बीटा एल स्क्वायर बाई 2। कैसे? एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से काम करते हैं, पहले तो एल कॉमन निकाल के काट लेते हैं। देखो यहाँ से एक एल बाहर निकालोगे तो यहाँ से एक एल बाहर निकालोगे तो यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ से एक एल बाहर निकालोगे तो ये एल स्क्वायर बचेगा, यहाँ से एक एल बाहर निकालोगे तो एल बचेगा, और इधर एल कॉमन के ऊपर कैंसिल कर दिया। देखो ना, यहाँ से एक एल बाहर निकालो, वहाँ से भी एक एल बाहर निकालो, सिंगल एल। ठीक है, अब सुनो, अब तुम करो कि एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 को नीचे ले आओ या अभी ऊपर ही रखो 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 अल्फा एल, क्या होगा बोलो, 3 अल्फा एल, 3 यहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा, ये आएगा 2 बीटा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बचेगा सिंपल तुम्हारा, अगर 2 एलसीएम लेते हो, यहाँ से 2 एलसीएम लेते हो तो ये होगा 2 अल्फा प्लस बीटा एल, ये इससे कैंसिल होगा तो 3 हो जाएगा। फाइनल आंसर बताइए क्या होगा? तो फाइनल आंसर होगा, बड़े आराम से देख सकते हैं आप, 3 अल्फा एल प्लस 2 बीटा एल स्क्वायर, 2 बीटा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अल्फा प्लस बीटा एल डिवाइडेड बाई 3। मतलब कोई आंसर मैच कर रहा है? सर एल भी कॉमन ले लिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ से एल अगर बाहर निकालोगे तो बचेगा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा एल, 3 अल्फा यहाँ आ रहा, देखो 3 अल्फा, देखो यहाँ पे टर्म देखो ना, 3 अल्फा 2 बीटा एल स्क्वायर, एक एल बाहर निकल गया तो 2 बीटा एल डिवाइडेड बाई नीचे 3, जो एलसीएम लिया था 2 से 6 को कैंसिल किया था, ये 3, अंदर बचेगा 2 अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी बीटा एल, ठीक है, 2 अल्फा प्लस बीटा एल, देखो 2 अल्फा प्लस बीटा एल, बी इज योर 2 इज योर सेकंड करेक्ट आंसर। सर इसमें तो भयंकर मजदूरी हो जाएगी अगर ऐसा सवाल गलती से भी आ गया तो। हाँ, तो अब कोरोना थोड़ी ना इतना ज़्यादा, अगले साल तो अच्छा सवाल पूछ सकता है ना। इस बार तक था, लिमिटेशन था, है ना, और तुम्हारे पास मौका था इस बार किसी तरीके से अच्छे से पढ़ के निकल जाने का, तुम्हारी गलती है, फंसो। अगले साल के पेपर का लेवल हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता, तो कुछ भी हो सकता है। तो सर यहाँ पे भयंकर मजदूरी हो जाएगी और एग्जामिनर हमारे साथ खेल जाएगा। ऐसे सवाल हुए तो हम तो छोड़ देंगे। क्यों भाई साहब, आपको एम आर स्टार नहीं आता क्या? यहाँ पे क्या एम आर स्टार हम सोच सकते हैं? देखो एम आर स्टार एक सोच है। देखो लेमडा बराबर है अल्फा प्लस बीटा एक्स, जहाँ पे अल्फा एंड बीटा क्या है, देखो क्या लिखा है, लेमडा बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स वेयर अल्फा एंड बीटा आर द पॉजिटिव कांस्टेंट। तो सर वेरिएबल कैसे हो गया? एक्स यहाँ पे वेरिएशन दिखा रहा है ना, देखो लेमडा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना। वो रॉड में अलग अलग एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, एक्स एज्यूम किया आपने, तो एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे तो वहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी इतनी होगी, अल्फा और बीटा कांस्टेंट। सारे ऑप्शन में अगर तुम देखो तो अल्फा और बीटा के टर्म्स में ये आंसर आया है। हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अल्फा की वैल्यू कितनी है, सारे ऑप्शन में अल्फा अल्फा दिख रहा, सारे में बीटा दिख रहा, बीटा की वैल्यू कितनी है? तो सर अल्फा और बीटा एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ भी कांस्टेंट है ना। अल्फा और बीटा की वैल्यू फिक्स है, बीटा है, बीटा की वैल्यू, बीटा क्या हो सकती है? तो कोई भी फिक्स वैल्यू 2, 4, 6, 8, 9 कुछ भी हो सकती है। अगर मैं यहां पे एज्यूम करता हूं इफ बीटा इज इक्वल टू 0, सर ऐसा आप बीटा को 0 मान सकते हो? अरे भाई बीटा के टर्म्स में तो आंसर है, बीटा 2 भी ले सकते हो, बीटा 3 भी ले सकते हो, बीटा 6 भी ले सकते हो, कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट बीटा 0 भी ले सकता हूँ। अगर गलती से मैं बीटा यहाँ पे 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 मल्टीप्लाई एक्स तो ये खा ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? लेमडा बराबर अल्फा, और अल्फा तो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, मतलब लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो गई। तो पक्की बात है जो सेंटर ऑफ मास आएगा वो L/2 पे आएगा, ऐसा होना चाहिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए? L/2 पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास? L/2 पे होना चाहिए। अब बीटा को 0 रख के जिसमें L/2 पे आ रहा है वो सही आंसर होगा। आओ दिखाए। तो बीटा को 0 रखो, यहाँ पे जैसे इस बीटा को 0 रखोगे तो ये और ये कैंसिल है ना, बीटा 0 रख दो तो बचेगा यहाँ पे 3 और नीचे बचेगा 2, L/2 तो नहीं आ रहा। देखो ना 3 अल्फा एल तो बचेगा ना, अल्फा तो होगा, बीटा को मैं 0 कह रहा हूँ बस। तो ये 0 तो बचेगा यहाँ पे 3 अल्फा और यहाँ बचेगा 2 अल्फा, नहीं आ रहा। यहाँ पे बीटा को 0 रखोगे तो ये भी फिर से 2/3 आ रहा, नहीं हुआ। ये फ़र्क है ना, 3 बीटा है, ये 2 बीटा है, लेकिन बीटा 0 रखो तो उसका तो कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं आ रहा। यहाँ पे बीटा 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बीटा 0 रख दिया तो ये बचेगा 3 अल्फा और नीचे बचेगा तुम्हारा 3 × 2 अल्फा। 3 से 3 कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, L/2 इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे बीटा को 0 रखोगे तो ये 0 और ये 0,
2 अल्फा से 2 अल्फा कटेगा, एल स्क्वायर आंसर आ रहा। पागल बना रहे मतलब बी आंसर है, हो गया सॉल्यूशन। सर ऐसे कर सकते हैं क्या? अरे अभी तो बहुत कुछ कर सकता है तो सीख धीरे धीरे। सर हमें कैसे पता चलेगा एग्जाम में ये लगाना है? नहीं पता चलेगा तुम्हें, अभी तुम्हें एग्जाम थोड़ी ना देना है, अभी पता भी नहीं चलेगा। अभी मैंने सिखाया है, ऐसे 2-4 सवाल और करोगे, अलग अलग वैरायटी में सोचोगे, अभी तो बहुत कुछ सोचना बाकी है तुम्हें। तो पूरे 12th में कैपेसिटेंस के बड़े बड़े 1.5 पेज के सवाल, रोटेशन के सवाल, मतलब यहाँ पे समझना सीखो कि अल्फा और बीटा पॉजिटिव कांस्टेंट है तो क्या होगी इसकी वैल्यू। अच्छा एक बात बताओ, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 और 4 दे देता तो कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं होता। कैसे? अगर 2 और 4 दे देता तो यहाँ से कट जाता ना। अल्फा की वैल्यू मान लो 2 है, तो अल्फा की वैल्यू 2 से 2 कट गया, बीटा की वैल्यू मान लो 3 दे दिया तो 3 से 3 कट गया, आंसर आसान आएगा। लेकिन वेरिएबल वाले टर्म में क्या होता है कि वो अल्फा और बीटा एज इट इज रहेगा, तो उसको सॉल्व करते समय बार बार लिखना पड़ेगा और लास्ट में सिंप्लीफाई करके उसके टर्म्स में आपको आंसर देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो बड़ी आसानी से आंसर आ गया, L/2 इज योर करेक्ट आंसर, दैट्स ऑल। चलिए आगे देखते हैं। ये होमवर्क मैंने आपको दिया था और मैंने आपको बोला था ना, ये सवाल मैंने खुद बनाया या SCB का सवाल है, कहीं से मैंने लिखा था, उनको लिख के दिया था टाइप करने के लिए। फाइंड सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। सबसे पहले देखो ओरिजिन यहाँ माना, ये है क्या? ये रिंग नहीं है, ये सर्कुलर प्लेट है, मैंने आपको लिख के दिया था। ये क्या है? सर्कुलर प्लेट, और ये आपका स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ कितना है बताओ? ए है, देखो यहां से यहां तक। और सर्कुलर प्लेट का डायमीटर कितना है? डायमीटर ए है। डायमीटर क्या है? ए है। सर्कुलर प्लेट का डायमीटर ए है, इसका स्क्वायर लेंथ, स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ एल है। एल है, स्क्वायर प्लेट का साइड लेंथ एल है, दैट इज इक्वल टू ए, है ना, ए साइड लेंथ। और दोनों की जो एरियल मास डेंसिटी है, एरियल मास डेंसिटी वो सेम है, सिग्मा और सिग्मा। इसका एरियल मास डेंसिटी सिग्मा और इसका एरियल मास डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू एरियल मास डेंसिटी विच इज सेम फॉर बोथ। दोनों के लिए क्या है? ये सेम है, सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए एकदम सेम है। एरियल मास डेंसिटी दोनों के लिए सेम है। वाह यार, तो सर अब निकाला ये डिस्क्रीट मास सिस्टम हो जाए कंटिन्यूअस, तो अकेला ये खुद तो कंटिन्यूअस है, पूरा डिस्क है। इन्हें पता है यूनिफॉर्म डिस्क है, हाफ डिस्क तो है नहीं, और पूरे का डेंसिटी कांस्टेंट है सिग्मा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा इसका, तो और इसका सेंटर ऑफ मास खुद इसके बीच में होगा, तो डिस्क्रीट हो गया। इस पूरे स्क्वायर प्लेट का मास यहाँ मान सकते हो और पूरे इसका मास यहाँ मान सकते हो। तो तुम्हारे लेवल का सवाल तो बस इतना सा हो गया कि बताओ सेंटर ऑफ मास डिस्क के अंदर होगा या स्क्वायर प्लेट के अंदर होगा, दोनों के कंबाइंड सिस्टम का किधर होगा, यही बता दो बस। इतना ही सोच लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास और हेवियर मास की तरफ होता है, तो इसमें से हेवियर मास कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेट की सर्कुलर प्लेट? सर्कुलर प्लेट या स्क्वायर प्लेट? सोचो। तो ऐसे सोचो, पता नहीं तुम सोच पाओगे कि नहीं पाओगे। ये है तुम्हारा स्क्वायर प्लेट जिसका साइड लेंथ है ए। इसका मास इससे ज्यादा होगा। सर क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैं सर्कुलर प्लेट अगर बना दूं, ये सर्कुलर प्लेट बना दूं, इसका डायमीटर है, तो इसको अंदर फिट करोगे तो यहां से यहां तक लेंथ है और ये भी ए है, तो एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा। और बीच में आने के बाद ये सर्कुलर और ये स्क्वायर है, तो ये हिस्सा तो एक्स्ट्रा ही आ रहा, ये वाला हिस्सा तो तेरा एक्स्ट्रा बन रहा। सोचना, अगर तू इसको उठा के इसके बीच में भी रख देगा तो दिखने में थोड़ा सा साइज का फर्क दिख सकता है, लेकिन ऐसे सोचो लॉजिकली, ये ए लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर ए है, तो यहाँ सेट करो तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक फिक्स हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पर रिंग। और देखो ध्यान से कि उस रिंग बनने के बाद ये मास तो एक्स्ट्रा ही आ गया स्क्वायर प्लेट में, तो स्क्वायर प्लेट का मास ज़्यादा होगा। स्क्वायर प्लेट का मास होगा क्या? अगर मैं इसका मास m2 बोल देता हूँ, तो देखो एक यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, एरियल मास डेंसिटी, एक यूनिट एरिया का मास है सिग्मा, तो टोटल ए स्क्वायर एरिया का क्या होगा? सिग्मा इंटू ए स्क्वायर। ये ज़्यादा आएगा किसके कंपेयर में? तो यहाँ से निकालोगे जब इसका मास, तो इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो सर इसका मतलब तो स्क्वायर प्लेट अगर हेवी है तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं उसके तरफ जाएगा। हाँ, यहाँ से यहाँ लेंथ a/2, ये a/2, तो a/2 से ज़्यादा होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ आएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए? a/2 से ज़्यादा होना चाहिए। एक्स सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा कहीं ना कहीं, यहाँ से ओरिजिन से,
यहाँ से यहाँ तक लेंथ है a/2, देखना ये पूरा डायमीटर है तो a/2 और ये भी a/2, तो एक सेंटर ऑफ मास मस्ट बी ग्रेटर देन a/2। लेकिन जितना भी हो इससे उस तरफ तो नहीं जाएगा, एक मास यहाँ एक मास यहाँ, तो बीच में कहीं ना कहीं रहेगा, तो मस्ट बी लेस देन a। सेंटर ऑफ मास a/2 से a के बीच में होना चाहिए। कई बच्चों ने मुझे सॉल्यूशन भेजा और सबका सही आंसर था, लेकिन वो था मजदूरी। अब तुम यहाँ पे हमारे स्टार लगाओ और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो बताना जरूर, मजे आ जाएंगे। सेंटर ऑफ मास a/2 से ज़्यादा ही होना चाहिए और a से कम होना चाहिए। पहला ऑप्शन ये देखते हैं, फोर्थ a/4, तो a/2 से ज़्यादा होना चाहिए, a/4 तो कम हो गया, मतलब ये गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर 2 देखोगे बेटा तो ये 4a/π, 4a/π का मतलब हुआ पाई तो होता है 3 और ऊपर है 4, 4/3 तो 1 से ज़्यादा हो गया। लेकिन सेंटर ऑफ मास तो इससे कम ही आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक मास यहाँ पे एक मास यहाँ पे, तो बीच में आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस टोटल a है। अरे दादा ये a/2 और ये a/2 तो a ही हुआ ना बकलोल। हाँ तो ये भी गलत हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? तो ऊपर है a, नीचे है 7, a/7 है ना ऑलमोस्ट ये। अरे पाई को 3.1 रखोगे तो 7.1 क्या 14 आएगा, 4 + 3.14, तो a/2 से तो ज़्यादा होना चाहिए, a/7 तो और कम हो गया, मतलब ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर एक ही बचा, ये वाला क्या ये वेरीफाई कर रहा है? हाँ देखो नीचे तुम्हारा आएगा 7, ऊपर आएगा 4, तो a/2 से ज़्यादा आ गया, a/2 से ज़्यादा है वो। ये भी समझाना तुम बायोलॉजी वालों को बड़ा मुश्किल काम है। देख ऊपर 4 है नीचे 7 है, तो नीचे अगर 8 होता, नीचे अगर ज़्यादा होता 8 तब आता है a/2, नीचे अगर कम हो गया तो ऊपर वैल्यू ज़्यादा होगी, तो a/2 से बड़ी है वो। आंसर आ गया फटाफट, खत्म काम। तो ये मुझे ये तुम्हें समझाना पड़ रहा है ये एरियल मास डेंसिटी क्या है। अगर तुम्हें एरियल मास डेंसिटी समझ आता होगा, जो कि 7वीं 8वीं में पढ़ाते हैं, तो सवाल को तो देखते आंसर बता देगा। और कितने लोगों ने ऐसा सोच लिया था जरूर बताना। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बकलोल है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा सोचा होगा, है ना। और बहुत सारे बच्चों ने लॉजिकली भी सॉल्व किया कि सर अगर यहाँ पे ओरिजिन है तो यहाँ पे ओरिजिन एज्यूम करके एक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये आ जाएगा m1x1 + m2x2। ये यूज़ किया है फॉर्मूला और इससे आंसर आया है, सभी बच्चों का आंसर आया, यही आया है। मास बोलो रिंग का क्या है, तो रिंग का मास आप कुछ भी लिखोगे, लेकिन रिंग का सेंटर ऑफ मास तो यही पे है, ओरिजिन पे ही है, तो इसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये हो जाएगा मास इंटू इसकी पोजीशन 0 रिंग का। स्क्वायर प्लेट का मास बोलो तो वो होगा तुम्हारा सिग्मा a स्क्वायर मास हो गया, उसकी पोजीशन कितनी होगी, यहाँ से इसकी पोजीशन कितनी होगी सर, a होगी, तो ये आ गया तुम्हारा a डिवाइडेड बाई m1 + m2। अब तो मास लिखना पड़ेगा सिग्मा पाई a²/4 प्लस दूसरे का मास सिग्मा a स्क्वायर, हो गया। यहाँ से एलसीएम ले लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैंसिल क्या करोगे सर, a² कॉमन निकाले कैंसिल कर देते हैं, हाँ a² से a² कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा सिग्मा भी तो कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो यहाँ जाएगा तुम्हारा a डिवाइडेड बाई π/4 + 1। 4 एलसीएम ले लो तो पाई + 4 और 4 ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लोगे तो नीचे 4 जो है 4a बटा, ये आंसर आ गया 4a/π + 4। हालांकि इसका आंसर निकालना भी बहुत आसान है, लेकिन तुम सेंटर ऑफ मास अगर समझते हो तो उसका फील लो ना यार भाई, और फील से सवाल को सॉल्व करो। अब चलो ये तुम्हारा सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। गजब भांग खा के टाइप कर रहे थे यार भाई साहब, सस्ता नशा करके टाइप कर रहे थे। देखिए क्या किया यार, जबरदस्ती कर दिया, एकदम जबरदस्ती कर दिया। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग फ्रॉम ओरिजिन। हाफ रिंग फ्रॉम ओरिजिन, ये हाफ रिंग है, हाफ रिंग जैसा तो कतई नहीं लग रहा है, डिस्क जैसा लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, इसको तो कॉपी कर लेता हूँ मैं एक बार को, चलो देखिए इसको मिटा देता हूँ, आ जा, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं रिंग बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। सर हाफ रिंग का लीनियर मास डेंसिटी होगा या एरियल होगा, तुम बताओ क्या लग रहा है? हाफ रिंग का लीनियर मास डेंसिटी होता होगा कि एरियल मास डेंसिटी होता होगा? हाफ रिंग का, हाफ रिंग मतलब एक लाइन बना, लाइन कोई मोड़ के रिंग बना देते हैं, तो इसका होगा लीनियर मास डेंसिटी। सर ये लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? तो जब तक ना बोला जाए वेरिएबल है तब तक आप उसको कांस्टेंट ही मानेंगे। जैसे इसमें कहीं नहीं लिखा फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
ऑफ हाफ रिंग फ्रॉम ओरिजिन, कहीं नहीं लिखा तो आप लेमडा को कांस्टेंट ही मान लीजिए। लेमडा कांस्टेंट का मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग है मतलब पूरे में हर जगह लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि इधर बना दिया लकड़ी का आधा रिंग, इधर बना दिया लकड़ी का, इधर बना दिया तुम्हें लोहे का, तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, इसका कुछ रेडियस है r और ओरिजिन इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका रेडियस है बेटा r। तो बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? चार ऑप्शन है आपके पास, 2 पाई बाई r, 2 r बाई पाई, 4 r बाई पाई एंड पाई r बाई 2। इसको हम ड्राइव करेंगे, है ना, ड्राइव करेंगे। बोर्ड का एग्जाम तो हमें देना नहीं वैसे, लेकिन फिर भी ड्राइव करके फील दिला देंगे। लेकिन मान लो मुझे नहीं करना ड्राइव, इसी चार ऑप्शन में से सही आंसर टिक करना है तो करो एक बार, है ना। तुम अपनी बुद्धि के हिसाब से सोच के करो, फिर मैं आपको सिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपने बुद्धि के हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है थोड़ा सोच के आंसर टिक करो। अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग, आप जितना सोच सकते हो, आपकी जितनी समझ है उसके अकॉर्डिंग आंसर टिक करो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने की पूछा जाए तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करो। पहले कहां होगा इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सोचने की कोशिश करो कहां होगा इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो क्या मैं इस लाइन को एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल सकता हूं? यस, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्यों भाई? क्योंकि ये पूरे सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये पूरे सिस्टम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इधर आधा उधर आधा। तो इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस वर्टिकल लाइन कैन बी कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अच्छा साहब, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं? हाँ, क्या बुराई है इसमें? बढ़िया, इसको हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं। अच्छा लग रहा है। क्या मैं इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकता हूं? नहीं, इसके ऊपर ऊपर मास है, नीचे का है। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इस ओरिजिन से इसी लाइन पे ऊपर होगा। हाँ, कहां होगा? क्या सॉरी, क्या सेंटर ऑफ मास यहां हो सकता है? नहीं नहीं, क्यों नहीं? अरे मास यहां से लेके यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, भले ही तुमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर लिया, सेंटर ऑफ मास यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, क्योंकि एकदम यूनिफॉर्म हाफ रिंग है। तो यहां थोड़ी ना हो जाएगा यार, जहां पे मास होता है उधर उसके आसपास ही तो होगा ना। यहां तो गधा भी नहीं कह सकता कि यहां पे होगा। यहां हो सकता है कि नहीं, यहां भी नहीं होगा, कहां होगा सोच। तो यहां से यहां के कहीं बीच में आना चाहिए। यहां क्यों नहीं होगा? सर एक बात बताओ, पूरा रिंग होता तो आधा मास नीचे आधा मास ऊपर, पूरा रिंग होता तो आधा मास नीचे आधा मास ऊपर, तो बीच में आता। अब ये वाला मास तूने काट के हटा दिया, सिर्फ हाफ रिंग बचा है, सिर्फ हाफ रिंग बचा है। तो सर कहीं ना कहीं ये मास इधर है और यहाँ पे मास इधर है, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ आना चाहिए। बिल्कुल, तो ओरिजिन से वाई कोऑर्डिनेट पे कहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा, जिसका वाई सी एम होगा। अगर तुम लॉजिकली सोचो तो वाई सी एम मस्ट बी लेस देन रेडियस। ये एक छोटा सा तुम्हारे लिए एमआर स्टार, ठीक है, कि वाई सी एम रेडियस से कम होना चाहिए और पॉजिटिव ऊपर में होगा, ठीक है। और ये मैंने दे दिया तुम्हें चार ऑप्शन। अब बच्चा सुनना ध्यान से, मैं तुम्हें ड्राइव करा देता, फिर एग्जाम में अगर ये चार ऑप्शन आते तो कई बच्चे ए ऑप्शन टिक कर देते फर्स्ट। इसका कहीं ना कहीं हमने ये पढ़ा हुआ है, ये लग रहा। मुझे बताओ कि फर्स्ट ऑप्शन गलत क्यों है? दिस इज रॉन्ग, और इसके गलत होने का रीजन मुझे आप बताएंगे कमेंट में नीचे, क्यों गलत है। तो बेटा इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना था, और ये लिखा है 2 पाई बाई आर, नीचे रेडियस है, रेडियस को मीटर में यूज करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 2 पाई बटा कुछ आर मीटर आएगा, तो 1 अपन मीटर आ रहा, मतलब 1 अपन पोजीशन। और तुम तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल रहे, मीटर में आना चाहिए, और ये 1 अपन मीटर आ रहा, ये गलत है। चलो देखो आगे, ये तुम्हारा पाई आर बाई 2, ये है 4 आर बाई पाई, तो 4 आर बाई पाई भी गलत होगा। कैसे गलत होगा 4 आर बाई पाई? तो 4 आर बाई पाई, पाई होगा तुम्हारा 3 और ऊपर है 4, ऊपर है 4 और नीचे है 3, तो ये आर से ज्यादा आ रहा, तो गलत हो जाएगा। अब ये तुम्हारा पाई आर बाई 2, तो पाई हो गया तुम्हारा 3.14 और 2 तो 2 है, तो 1.5 से भी ज्यादा आएगा, इसलिए ये गलत है। और मैं
तुम्हें अगर लग रहा हो कि मास्टर जानबूझ के ऐसा ऑप्शन बनाए तो किताब में जाके देख ले। ये सवाल तू गूगल पे कर ले, गूगल पे टाइप कर ले और तुम्हें कुछ नहीं सोचना, इतना सोचा आंसर आ गया। ये आंसर है, बिल्कुल सही है। जो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर से, वो बेटा होता है 2r/π लेंथ पे। 2 मतलब 2 और नीचे पाई मतलब 3.14, तो 2/3, तो अब पक्की बात है r से कम आएगा। और 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन r से कम आ रहा है। सर अगर 2 ऑप्शन वो बना देता तो वो अलग बात है, लेकिन तुम्हें 4 ऑप्शन यही मिलेंगे, किताबों में जाके देख लो। पहला ऑप्शन तो पक्की बात है तुम्हें ये मिलेगा, पहला ऑप्शन तो पक्की बात है तुम्हें ये मिलेगा 2π/r। नीचे r लिख रहा, नीचे मीटर लिख रहा। और ईमानदारी से बताओ, अगर तुमने 11th में कभी पढ़ा होगा या तुम्हें ये सवाल दे दिया जाए, तुम क्या बताओगे? मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने देखा है बच्चों को। ये बात ना बताओ ना, तो आधे बच्चे तो ये टिक कर देते हैं, वो याद रखते हैं 2r/π और हो जाता है 2π/r, ये आंसर टिक कर देते हैं। और कभी हो जाता है 2πr/2, तो कहाँ पाई कहाँ 2, इसी में कंफ्यूज हो जाता है। तीनों ऑप्शन लगभग सेम दिख रहा, देख। तो एग्जामिनर होशियार बन के एग्जामिनर होशियार बन के बच्चे को फंसाना चाहता है और 3 एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन दे देता है, लेकिन उस एग्जामिनर को नहीं पता ये MR का रामलाल है, इसको आता है MR स्टार, और वो लगाता है MR स्टार कि R से कम होना चाहिए, यूनिट मीटर में आना चाहिए। तो यूनिट वाइज गलत, इसका डायमेंशन ही गलत है। और आज तक कोई नहीं बताता और नहीं बच्चे इस पे ध्यान देते हैं, और 50% बच्चे ये ऑप्शन टिक करके आते हैं। उनको लगता है πr 2r πr/2 या 2π/r या 2r/π या πr/2 या πr/2 या 2π/r, सब एक ही जैसा। तो r को नीचे ले लेगा तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, पाई की वैल्यू 3.14, नीचे 2 है तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, ये तो गलत हो गया। और 4r/π भी 1 से ज़्यादा आ रहा है, गलत हो गया। आंसर होगा तुम्हारा 2r/π। हो गया, कम खत्म। यही तुमसे पूछेगा, डेरिवेशन तो पूछ नहीं रहा, लेकिन हम डेरिवेशन कराएंगे क्योंकि हमारे पास रामलाल के साथ साथ कुछ चमन टाइप भी बच्चे हैं। चमन टाइप बच्चों के जीवन की अलग समस्या है, बेसिक से करना है। तो मैंने बेसिक कौन सा नहीं बताया, इतना फील दिलाया, ये बेसिक ही है। करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, यहाँ से क्या करो, थीटा एंगल पे जाओ। क्या है भाई, यहाँ से क्या करो, ओरिजिन से थीटा एंगल पे जाओ, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे जाओ। एक्स एक्सिस से थीटा एंगल में ऊपर जाके हम क्या कर लेंगे, सुनो, ये जो तुम्हारा एक्स एक्सिस है ओरिजिन से आगे, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा बताओ? तो सेंटर ऑफ मास और कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे ही होगा। तो हमें क्या निकालना है, वाई सी एम। तो हम लिखेंगे वाई सी एम इज इक्वल टू, बताओ, वाई इंटू डी एम बटा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। यही तो करोगे ना बेटा? हाँ, यही करेंगे सर। अब तुम्हें क्या करना है कि थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट काट लो। अगर ये एंगल छोटा सा डी थीटा है तो इसका आर्क लेंथ हो जाएगा रेडियस r, ये हो जाएगा r इंटू डी थीटा, इसका लेंथ आ गया, छोटा सा लेंथ आ गया। इस छोटे से लेंथ का छोटा सा मास क्या होगा? तो 1 यूनिट लेंथ का मास होता है लेमडा, तो r इंटू डी थीटा का होगा 1 यूनिट लेंथ का लेमडा, और ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो r इंटू डी थीटा, ये हो गया इसका मास। इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो सर यहाँ पे y क्या होगा? तो सुनो, तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास y पे ही आना है, तो हमें इस मास का y पोजीशन लेना पड़ेगा। देखो, जब आप किसी प्लेनर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास लिख रहे हो, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ सकता है। हाँ, प्लेनर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का x एंड y दोनों कोऑर्डिनेट आ सकता है। जब x एंड y का दोनों कोऑर्डिनेट आ सकता है, लेकिन आपको पता है कि y ही आना है बस। कैसे? क्योंकि इसी कहीं ना कहीं लाइन पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो वाई सी एम हमें देखना है। एक्स सी एम पक्का 0 आएगा, कैलकुलेट करोगे तो भी 0 आएगा। प्लेनर ऑब्जेक्ट है तो एक्स सी एम और वाई सी एम दोनों अलग अलग निकालोगे ना सर? एक ही साथ हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, फिर भी तो एक्स सी एम और वाई सी एम अलग लिखोगे ना, आई और जे के साथ। एक्स सी एम तुम्हें निकालना ही नहीं, सिर्फ वाई सी एम निकालना है। तो सिर्फ वाई सी एम निकालने के लिए हमें इसका मोमेंट ऑफ मास वाई में लिखना है। ओरिजिन से 1 ही लेंथ इसका r है, लेकिन हमें y में इसका मोमेंट ऑफ r लिखना है, तो इसका y कंपोनेंट लेंगे, तो ये होगा r sin थीटा। देखो, एक्स एक्सिस एंगल बना रहा थीटा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा। बहुत छोटा है बेटा, ये मत बोलना कि सर इसका एंगल तो r थीटा प्लस डी थीटा, ये डी थीटा बहुत छोटा है, तो एंगल थीटा ही मानेंगे, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा r sin थीटा। तो y की वैल्यू क्या होगी? r sin थीटा, और dm की वैल्यू बोलो, लेमडा r डी थीटा, लेमडा r डी थीटा डिवाइडेड बाई लेमडा r डी थीटा। यूनिफॉर्म हाफ रिंग है तो लेमडा
कांस्टेंट होगा और रेडियस भी फिक्स है, वो भी बाहर जाएगा तो कट जाएगा यहाँ से लैम्डा आर, बाहर निकाल के कट कर रहा हूँ लैम्डा आर। सर ऊपर में एक आर एक्स्ट्रा है, कांस्टेंट है, बाहर लिख लो। अंदर में क्या बचा सर, डी थीटा और साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा बचा और नीचे क्या बचा, सिर्फ डी थीटा बचा सर। अब दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखोगे, तो सर यहाँ से रिंग शुरू हो रहा और यहाँ तक है, मतलब 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 0 से पाई तक। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो आर बाहर, अंदर आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट रखो 0 से पाई तक, डिवाइडेड बाई डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा थीटा, लिमिट रखो 0 से पाई तक। अब बेटा जब तुम अपर लिमिट रखोगे तो ये होगा माइनस ऑफ कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, माइनस ऑफ कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। यहाँ पे जब निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऊपर में आर, मैं लिख ही देता हूँ, माइनस कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब माइनस कॉस पाई, माइनस ऑफ फॉर्मूले का माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस यहाँ पे पहले लगा है तो माइनस कॉस 0 डिग्री ये आएगा, डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। अब ढंग से देखो, कॉस पाई की वैल्यू बोलो सर -1 होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और माइनस तो ये हो जाएगा 1, और ये cos 0 1 -1 ये माइनस तो ये भी हो जाएगा 1, 1 + 1 2, तो 2r/π इज योर करेक्ट आंसर। हालांकि ये करने से कोई फ़ायदा तुम्हें नहीं मिला, एग्जाम में जब सवाल आएगा तो तुम्हें लॉजिक याद रहना चाहिए। इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे, 90% बच्चा इसको याद रख लेता है, अब तुम इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे तुम धोखे में चले जाओगे। अब 90% बच्चा इसको याद रख लेता है, लेकिन 0.001% बच्चा जो रामलाल है हमारा स्टार जानता है, उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑप्शन देख के उसको याद आ जाएगा। 2r/π इज योर करेक्ट आंसर, 2r/π इज योर करेक्ट आंसर। अच्छा, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क, सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क, ये देखो सर्कल है, आर्क है, मतलब सर्कुलर आर्क का मतलब है ये, अरे कौन सा टेढ़ा मेरा बना, ये एक सर्कल का हिस्सा है ना, जो यहां से यहां तक सिर्फ एंगल बना रहा है थीटा, टोटल एंगल बना है थीटा, रेडियस है आर, यहां पे ओरिजिन। इसका सेंटर ऑफ मास बताओ कितना होगा और कहां होगा। सर इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर लो, ये होगा सर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हाँ ये होगा, टोटल एंगल यहां से यहां तक बना रहा है थीटा, रेडियस है आर, यहां से यहां तक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क है, लैम्डा तुम्हारा कांस्टेंट है, लीनियर मास डेंसिटी। तो सर वही करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल पे जाएंगे, डी थीटा का एलिमेंट करेंगे और फिर लिमिट पुट करेंगे, लेकिन लिमिट यहीं से यहाँ तक पुट करना है हमें, बस पूरा लिमिट पुट भी नहीं करना, ठीक है। सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा। लेकिन मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन पढ़ाते समय एक वादा किया था, तू तो भूल गया होगा लेकिन मुझे वादा याद है। सर क्या किया था? मैंने तुमसे एक वादा किया था कि सर्कल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर आर्क की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब याद है, हाफ सर्कल की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये तुमने बोर्ड में भी आता है। हाफ रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, जिसके सब पे चार्ज डेंसिटी प्लस 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 प्लस, चार्ज पूरा प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हाँ सर ये तो बात था, वहाँ पे मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम एक काम करना कि पॉइंट पर अगर पार्टिकल है या सर्कल एक पॉइंट जैसा है, अगर पार्टिकल एक पॉइंट, सर्कल के पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एसिलेशन आ रहा था वो लिख लो, और अगर तुमसे थीटा एंगल के लिए पूछता है तो एवरेज आउट कर दो। एवरेज आउट कर दो मतलब एक एवरेज टर्म उसके साथ चिपका दो। आओ मैं बताता हूँ मैंने तुम्हें क्या बोला था। मैंने तुम्हें बोला था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है v स्पीड से, तो किसी भी इंस्टेंट पे उसका सेंट्रीपिटल एसिलेशन क्या होगा अगर रेडियस आर है, तो याद करो इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एसिलेशन। इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एसिलेशन उसका मैंने बोला था v² r होगा, इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एसिलेशन। हाँ, किसी इंस्टेंट पे सर्कुलर पाथ के किसी एक पॉइंट पे,
लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट थीटा एंगल घूम गया तो ए से बी के बीच में एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होगा? तो एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। जाके नोट्स चेक करिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया। हाँ सर ये तो ठीक बात है, थीटा एंगल के लिए ये आएगा। अब सोच, एक आर्क का तुमसे सेंटर ऑफ मास पूछ रहा। हाँ सर आर्क का सेंटर ऑफ मास पूछ रहा। तो इस आर्क का अगर मैं एक पॉइंट पे सारा पार्टी मास मान लूं, यहां पे मान लूं, तो इस ओरिजिन कहीं भी मान ले, तो यहां मान, यहां मान, यहां मान, यहां मान, यहां में सारा मास यहां पे मान ले, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होगा? आर से। तो इसका वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा सर? आर हो जाएगा, सिंपल है ना। यहां से पूरा का पूरा आर डिस्टेंस पे होगा। अब वो आर डिस्टेंस पे होता अगर उसको सर्कल के एक पॉइंट पे मानते तो, लेकिन वो सर्कल का एक पॉइंट नहीं है, पूरा एक आर्क पे, यहां से यहां तक है। तो कितने एंगल पे? थीटा पे। तो लिख दे आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 आंसर होगा। सर क्या बकलोली है ये, हमें समझ ही नहीं यार आप क्या कहना चाह रहे हो। बेटा कई बार चीजें समझ नहीं आती है, सीधा आंसर आती है। क्या फायदा सर? तो नहीं फायदा है तो इसका 2 पेज का इंटीग्रेशन है, करके निकाल ले। इसका इंटीग्रेशन मुश्किल है क्योंकि हम क्या करते हैं, यहां से एंगल ले लेते हैं कुछ अल्फा, है ना, यहां से ऐसे भी ले लेते हैं, यहां से हम ले लेते हैं कुछ अल्फा एंगल। रुक जा भाई, यहां से ले लेते हैं कुछ अल्फा एंगल और डी अल्फा का एलिमेंट काटते हैं, और यहां से अल्फा की वैल्यू माइनस थीटा बाई 2 से यहां तक, ये पूरा थीटा है तो पीछे होगा माइनस थीटा बाई 2, ये थीटा पीछे इसलिए माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 तक लिमिट रखते हैं। फिर उसका भयंकर सा इंटीग्रेशन होता है। कई लोग तो पढ़ाते भी नहीं है, किताबों में भी नहीं होता क्योंकि इसको कहते हैं IIT का है। तो कोई बात नहीं, तो एक फील्ड ले ले, तुम्हें एक चीज़ नहीं 10 चीज़ें समझ आएगी। मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये सब नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इसको फील करने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। क्या तुम्हें ये समझ आया था? ये समझ आया था? अगर ये समझ आया तो ये भी समझ आ गया। कैसे? तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो किसी पॉइंट पे उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है? किसी पॉइंट पे उसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस वी स्क्वायर वी आर। तो थीटा एंगल के बीच में एवरेज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सवाल भी कराया था सर्कुलर डायनेमिक्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स और एवरेज सेंट्रीपिटल फोर्स पे भी सवाल कराया था, mb स्क्वायर बाई आर और mb स्क्वायर बाई आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। तो यहां पे तुमसे अगर मैं पूछूं कि सारा का सारा मान लो, सारा का सारा पार्टिकल एक पॉइंट पे होता, सारा का सारा पार्टिकल एक पॉइंट पे ही होता, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आता सर? आर पे आता। अब ये पॉइंट पे नहीं है, थीटा एंगल के आर्क पे है, तो कुछ मत करो, साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 कर दो। सर चलो मान लिया कि हमें फील नहीं आ रहा, हम रट लेते हैं, क्योंकि रटने में कोई नया चीज तो है नहीं। कैसे? जो साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 वही तो चिपकाना है। देखो सेंटर ऑफ मास आर पे होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर वी आर है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ मास आर पे, साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2 सेम टर्म है, चलो याद कर लिया। लेकिन फिर भी हमें भरोसा कैसे होगा ये सही है? सुन, अगर मैं यहां पे थीटा को पाई रख दूं, थीटा इज नथिंग बट पाई, तो हाफ रिंग बन जाएगा। अरे हाफ रिंग में पाई तो एंगल होता है। हाँ सर, हाफ में पाई एंगल होता है तो हाफ रिंग बन जाएगा। तो पक्की बात है सेंटर ऑफ मास 2r बाई पाई आना चाहिए। अगर थीटा को पाई रखने से 2r बाई पाई आ गया तो चलो सर मान लेंगे कि सही होगा। मान लेंगे सही होगा। आओ देखते हैं। अब रखो यहां पे थीटा को तुम पाई, तो वाई सेंटर ऑफ मास। अब फॉर्मूले से देखो, ये तो तुम्हारे बुद्धि से पिछले में आया था, वही तुमने यहां चिपका दिया इस फॉर्मूले में। अगर इसको वेरीफाई कर दिया मतलब ये सही होगा, तो आर साइन पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा को पाई बाई 2 रखोगे। साइन पाई बाई 2 की वैल्यू बोलो, साइन 90 मतलब 1 होता है सर, तो ये 1 हो गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया तुम्हारा 2 ऊपर चला गया 2r बाई पाई। अब बता हाफ रिंग का सेंटर मास कहां जाएगा? तुम्हें इंटीग्रेशन भी कराया, क्योंकि कई बच्चे को, चमन टाइप बच्चे को ये चाहिए, तो इंटीग्रेशन भी कराया पूरा फॉर्मूला लगा के। मैंने तुम्हें एमआर स्टार से डायरेक्ट फील भी कराया, और मैंने तुम्हें एक ऐसा एमआर स्टार दिया जो 10 चैप्टर में लगेगा, और वो एमआर स्टार से तुम डायरेक्ट यहां पे फील कर लो कि हाफ रिंग वाला सही आ रहा है, मतलब हाफ रिंग वाला तो सही है ही है, ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। भाई साहब बता अब क्या चाहिए जीवन में, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जीवन में? बता, बहुत जोरदार है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क है आर साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। समझ आया कि नहीं आया?
अच्छा इसको सर एक केस को वेरीफाई करने का मतलब हमेशा सही हो जाएगा, जरूरी तो नहीं है। ऐसे तो हम भी कोई फॉर्मूला बना देंगे, एक केस को वेरीफाई होगा। हाँ तू मत करना, तू मेरे पे भरोसा करना, खुद मत करना। अगर मैं थीटा को 2 पाई ले लेता हूँ तो बताइए क्या हो जाएगा सर, पूरा रिंग हो जाएगा। तो कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है सर, सेंटर पे ही होता है। तो YCM 0 आना चाहिए, देखिए आ जाएगा। वाई सेंटर ऑफ मास, लगाइए फॉर्मूला R sin 2 पाई बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 के जब 2 पाई रखोगे हो गया खत्म। 2 से 2 कटेगा, साइन पाई की वैल्यू होती है 0, खत्म खत्म। चलिए आगे चलते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क, हाफ डिस्क का निकालते हैं, हाफ डिस्क का निकालते हैं ना बेटा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क। सर पूरे डिस्क का तो सेंटर में होता, हाफ डिस्क का कहां पे होगा? तो सुनो, हाफ रिंग का कहां होता है बोलो? हाफ रिंग का कहां होता है सर? अगर हाफ रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां से होता है 2r बाई पाई पे, ठीक है ना। कहां पे होता है ये? वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? 2r बाई पाई पे। सर हाफ डिस्क का कहां पे होगा? अब देखो, हाफ रिंग हो या हाफ डिस्क हो, तुम यहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हो क्या? सबसे पहले तो ये बताओ। हाँ बताओ, क्या ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? नहीं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। हाँ, इसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर कह सकते हैं, इसको आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरूर कह सकते हैं। ये जो साहब वर्टिकल लाइन है, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे होगा। हाँ, कहाँ होगा सर? यहां से रिंग में तो क्या था कि सारा का सारा मास सर्कमफ्रेंस में था, थोड़ा ऊपर हो गया था। इस बार कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ज़्यादातर मास है। ऐसे देखो, अगर इस प्लेट होता तो ऐसे ऐसे मास होता। अभी प्लेट से ही तो हाफ डिस्क बनाया है, कैसे? तो यहाँ वाला एरिया थोड़ा सा ऐसे कर दिया है, देखो देखो, फील करना जरूरी बेटा, ऐसे कर दिया है। ये मासेस हटा दिए हैं और ऐसे बना दिया है तो ये वाला मास वैसे ही रह गया, तो थोड़ा नीचे होना चाहिए। हाँ, थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ आएगा सर, आएगा यहाँ आएगा सर सेंटर ऑफ मास, मतलब वाई में ही आएगा पहली बात तो। अभी सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी? तो मुझे पहले एक चीज़ ये बता दो कि पहले तुमने रिंग पढ़ा है कि पहले डिस्क पढ़ा है? सर पहले मैंने पढ़ा हाफ रिंग। अब अगर मैं तुम्हें हाफ डिस्क पढ़ाऊँ, अब यहाँ पे मेरा इमेजिनेशन का कमाल देखे ना, मैंने क्या सोचा, तुम भी सोच सकते हो। ऐसे सोचो कि 2 क्या होता है सर? इवन नंबर है, पहला इवन नंबर 2 ही होता है ना। और पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। तो पाई लिखो या 1 पाई लिखो, एक ही बात है। पहले तूने पढ़ा हाफ रिंग, फिर पढ़ा तूने हाफ डिस्क। तो हाफ डिस्क में हाफ रिंग का नेक्स्ट हो जाएगा, रिंग का नेक्स्ट डिस्क, ये भी नेक्स्ट कर दे। तो पहला इवन नंबर 2, नेक्स्ट इवन नंबर क्या होता है? 4, तो ये हो जाएगा 4r। पहला ऑड नंबर क्या है? 1, तो दूसरा ऑड नंबर क्या है? 3, तो 3 पाई। 4r बाई 3 पाई ही होता है आंसर। ये क्या बात हुई सर? बस ऐसे याद रखने के लिए थोड़ा सा आप इमेजिनेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 4r बाई 3 पाई, हाँ 4r बाई 3 पाई ये आंसर हो जाएगा। डिस्क का सेंटर ऑफ मास, अच्छा सर डिस्क ऐसे रख दूं तो ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास इधर होगा, एक्स में होगा। डिस्क ऐसे रखोगे तो वाई में होगा। तो सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट आएगा और वो आएगा 4r बाई 3 पाई। कुछ नहीं किया, 2r बाई पाई अगर मुझे याद है तो 2 है फर्स्ट इवेंट, तो ये नेक्स्ट इवेंट 4, 1 है फर्स्ट ऑड, नेक्स्ट ऑड 3, 4r बाई 3 पाई इज द करेक्ट आंसर। हो गया, खत्म। इंटीग्रेशन करने का कोई मतलब है नहीं। रॉड करा दिया, रिंग करा दिया, अब स्फीयर डिस्क थोड़ी ना करोगे। हाफ डिस्क का बोलो, तो हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास अभी अभी आपने निकाला है। क्या निकाला है हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास? सर हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r बाई 3 पाई। यहां से 0,0 से सेंटर ऑफ मास इसका हो जाएगा 4r बाई 3 पाई। अब सर है हॉलो हेमिस्फीयर। जब देखो कंप्लीट की तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि कंप्लीट का सेंटर ऑफ मास तो एग्जैक्टली सेंटर पे होगा। हम बात किसकी करते हैं? हाफ वाले की। तो हम बात करते हैं हॉलो स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर, है ना। हॉलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या फर्क होगा? सोच के बताओ। हॉलो हेमिस्फीयर एंड सॉलिड, यार मैं गिर गया, चोट लग गया मुझे भयंकर, झुका नहीं जा रहा। हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या फर्क होगा?
तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। ये गेंद को काट सकता हूँ क्या मैं? सर हाथ से ना हो पाएगा। ये बॉल को मैं आधा आधा करना चाहता हूँ, हेमी स्फीयर बनाना चाहता हूँ। क्या मैं बना पाऊंगा? सोचना, हेमी स्फीयर और सॉलिड स्फीयर को, हॉलो हेमी स्फीयर एंड सॉलिड हेमी स्फीयर को एज्यूम करो कि दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है। मेजर डिफरेंस क्या होगा दोनों में? मेजर डिफरेंस देखो, ये रामलाल है, देखो ये रामलाल खुश है ना बहुत, जीवन में बढ़िया चल रहा है, अभी सब समझ आ रहा है इसको, खुश लग रहा है आज। हाँ, इस रामलाल को मैंने तोड़ दिया आधे हिस्से में, ये बन गया अब रामलाल। छोड़ देख, ये है तेरा आधा स्फीयर। हाँ सर, और ये आधा स्फीयर एकदम सॉलिड है, सॉलिड है, यहाँ मास लगा हुआ है। तो सोचेगा तो ज़्यादातर मास कहाँ है? नीचे वाले पोर्शन में कि ऊपर? ऊपर तो ऐसे कर्व्ड हो गया ना बेटा, यहाँ थोड़ा मास यहाँ पे भी है, लेकिन ज़्यादातर मास तो यहाँ पे ही होगा। अगर मैं हॉलो बोलता हूँ तो हॉलो का क्या मतलब है? सर हॉलो का मतलब अंदर मास नहीं है, हॉलो का मतलब है कि मास पूरा का पूरा सरफेस पर है। हॉलो का मतलब जैसे ये देख, कप है, कप हो गया हॉलो। देख इसमें मास कहाँ है? सरफेस पे मास है, ये तो अंदर खाली है, ये ऐसे ऐसे हॉलो है। सॉलिड क्या है? तो सॉलिड में सर यहाँ मास है। इन दोनों में फर्क बता। सर सॉलिड में ये पूरा भरा हुआ है और हॉलो में ये खाली है, तो इसका मास सरफेस पे यहाँ तक है। अगर मैं सेंटर से सेंटर ऑफ मास पूछूं तो हेवियर मास के पास होगा, जहाँ ज़्यादा मास होगा वहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये थोड़ा अंदर में होगा सेंटर ऑफ मास, कहीं यहाँ पे। ये तो देख, ये एकदम यूनिफॉर्म है ना, ये तो पूरा का पूरा गोला है, तो इसके गोलेपन होने की वजह से कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ सिमेट्री बीच में ही आएगा। और यहाँ पे तो खाली है, मास यहाँ पे है, तो थोड़ा ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ होगा। ऐसे करूँ तो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। लेकिन इसमें अगर मैं पूछूं तो इसमें यहाँ पे मास बहुत चिपका हुआ है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, 3r/8 एंड 4r/8 कहीं। अच्छा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर ले पहले। तो एक्सिस सिमेट्री कट करेगा सर, यही आएगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ से सेंटर से अगर इसका रेडियस r है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा y सेंटर ऑफ मास। ये है तुम्हारा हॉलो, और यहाँ है सॉलिड। देखो यहाँ पे मास भरा पड़ा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, ये तुम्हारा y से। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, 3r/8 एंड 4r/8। तो खुद ही कमेंट करके बता किसके लिए 3r/8 और किसके लिए 4r/8। 3r/8 किसके लिए होगा और 4r/8 किसके लिए होगा? खुद कमेंट करके अच्छे से बताओ। 3r/8 एंड 4r/8, 3r/8 एंड 4r/8 बताओ। तो मैंने क्या बोला कि ऐसा है कि इसका ओरिजिन यहाँ है और ज़्यादातर मास इसके कहाँ पे है? सर ज़्यादातर मास यहाँ पे, तो ये थोड़ा नीचे होगा, कम होगा, कम होगा, तो ये आएगा तेरा 3r/8। और हाँ, सॉलिड स्फीयर में नीचे है, और हॉलो स्फीयर में ज़्यादातर मास सरफेस पर है, तो यहाँ पर तो मास है ही नहीं, तो खाली है, तो थोड़ा ऊपर होगा। ऊपर होगा तो इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/8। सर हमने पढ़ा इसका सेंटर ऑफ मास r/2 होता है। तू बता, तू जितना दिमाग से पैदल है ना, जितना दिमाग से पैदल है, मैं तुम्हें बोल दूं कि बताओ r/8 ज़्यादा लग रहा, सॉरी 4r/8 तो r/2 हो जाएगा। अरे 4 से 8 को कैंसिल करो तो r/2 आ जाएगा। हाँ, r/2 ज़्यादा लग रहा या 3r/8 ज़्यादा लग रहा? तो जीवन भर तुम्हें लगा देगा 5-10 मिनट, फिर नहीं निकल पाएगा तुमसे, है ना। 5-10 मिनट सोचने पे भी तुम्हें समझ नहीं आएगा कौन ज़्यादा है, r/2 ज़्यादा है या 3r/8 ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है। इसलिए मैंने इंटेलिजेंटली क्या किया है कि तुमको ये बताया ही नहीं। क्या बताया? सिंपल सा फील दिलाया, 4r/8 और 3r/8। तो r/8 तो कॉमन हो गया, तो वैसी बात है 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है तो हॉलो में 4 होगा। 4r/8 तो 4r/8 भी लिखेगा तो क्या गलती आ रहा है यार, 4 से 8 को कैंसिल करके नीचे 2 आ जाएगा, ये याद अपने आप। तो 4r/8 और 3r/8 से फील करके याद रख लो। अब बताओ तुम कभी भूलोगे तो बताओ। कभी नहीं भूल पाओगे, 4r/8 एंड 3r/8 के कंसेप्ट को कभी नहीं भूल पाओगे, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। हलो हलो हलो, ऊपर 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 ऊपर, ज़्यादा 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 मतलब 4r/8। सॉलिड सॉलिड, नीचे नीचे, थोड़ा सा मास नीचे है, नीचे होगा 3r/8। हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन। हॉलो कोन मतलब सर यहाँ से खाली बा, सॉलिड मतलब यहाँ से भरा है। तो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, ये होगा तुम्हारा y सेंटर ऑफ मास। और हॉलो में खाली है, सारा का मास यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो मास है ही नहीं, यहाँ पे मास है सरफेस पे लेकिन यहाँ है ही नहीं,
थोड़ा सा ये ऊपर होगा। अब मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, h/3 h/4, तो बताओ कौन सा टिक करोगे। और देखो उसमें भी 3/4 का गेम है, इसमें भी 3/4 का गेम है, लेकिन इसमें देखते हैं डिवीजन में सॉलिड में नीचे होगा तो ये आएगा h/4। h/4 मतलब 0.5 टाइम्स हुआ, और ये हॉलो में थोड़ा ऊपर होता है तो इसलिए होता है h/3। छोटे नंबर से डिवाइड किया तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, ये 0.67 के आसपास आएगा। तो ये देखो यहाँ पे होगा आपका सेंटर ऑफ मास, हॉलो में थोड़ा ऊपर होता है, सॉलिड में थोड़ा नीचे होता है। तो h/3 एंड h/4, तो सॉलिड कोन एंड हॉलो कोन का समझ आया, ये सारी बातें हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन एंड सॉलिड हेमीस्फीयर इज एट सेंटर, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन h एंड r। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, IIT का पूछा हुआ है, IIT 2014 में पूछा था, कर लेना चाहिए, है ना। आपको अगर मर्जी ना हो तो ना करिए, नीट के लिए नहीं है, IIT के लिए बढ़िया सवाल। सवाल पूरा बनाता हूँ, देखो सवाल कुछ ऐसा है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन, ये सॉलिड कोन है, और सॉलिड हेमीस्फीयर ये दोनों का रेडियस r सेम है, एंड दोनों की जो रो है, डेंसिटी है, वो सेम है। सर यहाँ पे आपने वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ले लिया, बड़े तेज हो रहे हो, यहाँ पे आपने रो ले लिया, हाँ यहाँ पे ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सॉलिड कोन, ये रहा आपका सॉलिड कोन, एंड सॉलिड हेमीस्फीयर, ये रहा आपका सॉलिड हेमीस्फीयर इज एट सेंटर, यहाँ पे। देन फाइंड रिलेशन बिटवीन h एंड r। देखो ऐसा है कि ये बना है तुम्हारा एक सॉलिड कोन जिसका रेडियस है r। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है सर? सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास तो होता है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास होता है y सेंटर ऑफ मास। सॉलिड है तो थोड़ा नीचे होगा 3r/8, हॉलो 4r/8, और नीचे तुम्हारा सॉलिड कोन, तो सॉलिड कोन का भी थोड़ा नीचे होगा मतलब h/4, h/3 h/4, तो h/4 यहाँ से इसका कहीं यहाँ पे होगा h/4, है ना यहाँ पे। अब इन दोनों का कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे आ गया, मतलब एग्जैक्टली दोनों कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया। ये तुम्हारा कह सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2, ये कह सकते हो सेंटर ऑफ मास ऑफ 1, लेकिन दोनों का नेट सेंटर ऑफ मास बीच में है। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जो मोमेंट ऑफ मास को इक्वेट करता है। मतलब आप कह सकते हो कि सॉलिड स्फीयर का मास और इसके सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस 3r/8 मोमेंट ऑफ मास हो गया। ये सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ मास के बराबर होगा। सॉलिड कोन का मास हो जाएगा तुम्हारा m2 और इसका सेंटर ऑफ मास हो गया h/4। इसको सॉल्व कर लो, ये कंडीशन दिया हुआ है, देखो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन एंड सॉलिड हेमीस्फीयर इज एट सेंटर, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन r एंड h में रिलेशन निकाल लीजिए, है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे इसका मास लिखेंगे, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम बोलो क्या होगा, तो होगा 4/3 × 2 πr³ इंटू 3r/8। सर यहाँ पे 4/3 πr³ लिखना था, लेकिन हेमी है तो ये आधा होगा, हेमी स्फीयर है तो क्या होगा, आधा होगा। कोन का वॉल्यूम तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² इंटू h, ये है वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी, ये मास हो जाएगा, इंटू h/4। अब यहाँ पे कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है तो इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल हो रहा है बिल्कुल, क्या कैंसिल हो रहा है, तो सबसे पहले तो रो कैंसिल हो जाएगा सर, हटाओ फिर। उसके बाद ये 3 कैंसिल हो रहा है, हटाओ फिर। ये πr³ है तो यहाँ से πr² कैंसिल हो रहा है तो एक r बचेगा, एक r इंटू r, ये r² कर दो इसको, है ना, काम खत्म। अब कुछ और सर, ये 4 है, 4 से कैंसिल करोगे तो ये 2 हो जाएगा। सब कैंसिल ही करते, कुछ बच भी रहा है इधर बचा सर, ये भी 2 है और ये 4 है तो इसको भी कैंसिल कर दे तो 2 बचा, तो ये हो जाएगा 3 × 6r², और इस तरफ हो जाएगा तुम्हारा h²। एक मिनट देख लो यार, नहीं तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। 3r/8 पे सेंटर ऑफ मास होगा, 3r/8 सही है। 4/3, ये भी तो 2 है, ये भी तो 2 है, ये इसको कहाँ ले गया तुम, ये 2 से 4 को कैंसिल किया तो ऐसे कर लेते हैं, 2 2 4 और 4 से ये 2 से ये 2 कैंसिल करो,
वही तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो h इज इक्वल टू स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो √3 आ गया आंसर आ गया। IIT 2014 का सवाल है, आप टाइप करके देख सकते हैं, मिल जाएगा। समझ आया? बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग उस वाले पार्ट पे कि सेंटर ऑफ मास से ये काट के बाहर निकाल दिया तो बताओ रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ चला जाएगा, है ना, ऐसे सवाल आते हैं। देखो, फ्रॉम ए यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट था, 1/4 पार्ट इज रिमूव्ड एंड शोन इन फिगर। देखो यहाँ से ये 1/4 पार्ट हमने काट के बाहर निकाल लिया। देन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट विल बी, तो रिमेनिंग पार्ट आपका ये बचा, ये वाला पार्ट काट के बाहर निकाल दिया तो रिमेनिंग पार्ट आपका ये बचा। सर रिमेनिंग पार्ट ये बचा तो सही, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर ऑफ मास हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, चाहे रिमेनिंग पार्ट हो, टेढ़ा हो, मेरा हो, कैसा हो। अगर तुम वहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करने में सक्सेसफुल हो जाओगे तो सेंटर ऑफ मास का एवरेज ऑन एन आइडिया आपको लग जाएगा। तो अगर ये तुम्हारा जो भी है ऑब्जेक्ट है, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट कर सकते हो, हाँ ये होगा। इसके दोनों तरफ आप देखिए ध्यान से, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, मास डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है, हाँ। तो सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इसी लाइन पे आएगा, इस रिमेनिंग पोर्शन का, है ना। मैं ऐसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री थोड़ी ना कट कर सकता हूँ, इधर देखो दो इसको छोटे छोटे स्क्वायर बनेंगे, इधर एक ही बनेगा, लेकिन ये एग्जैक्टली सेम है, जैसा इधर वैसा इधर, तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास नहीं हो पाएगा रिमेनिंग पार्ट का। तो OA लाइन के बीच में आएगा, OC OA का सेकंड आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा है फ्रॉम यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट, जब ये पूरा था, पूरा ही यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट था तो सेंटर ऑफ मास बीच में था। अब ये काट के बाहर निकाल दी तो कहाँ जाएगा सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे ही रहेगा। 1/4 पार्ट इज रिमूव्ड एज शोन इन फिगर, देन सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट विल बी, रिमेनिंग पार्ट कहाँ पे होगा? तो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास नहीं यहाँ पे होगा, ठीक है बेटा। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है आपका m, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास है m, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सर्कुलर का मतलब तो सर्कल हुआ, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि उसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म का मतलब उसकी मास डेंसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म का मतलब उसकी मास डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट। सर कौन सी मास डेंसिटी होगी? एडियल, वॉल्यूमेट्रिक या लीनियर? फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, a small circular disk of radius r/2 is removed in such a way that both have a common tangent। बताता हूँ टेंजेंट का मतलब क्या। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क में मास डेंसिटी कौन सा होगा? लीनियर, एरियल के वॉल्यूमेट्रिक? सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क में मास डेंसिटी होगा आपका सिग्मा, एरियल मास डेंसिटी। एरियल मास डेंसिटी मतलब आप कह सकते हो मास पर यूनिट लेंथ। इसका असल मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? इसके एरिया में, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया। तो सर इसका मास क्या है? दिया हुआ है कि हाँ मास m दिया है, रेडियस r दिया है। इसका मास क्या दिया है? m दिया है और रेडियस r दिया है। और बोला है कि इसमें से r/2 रेडियस, रेडियस r मतलब यहां से यहां तक, r/2 रेडियस का डिस्क काट के बाहर निकाल दिया ऐसे। r/2 रेडियस का डिस्क काट के क्या किया है? बाहर निकाल दिया। r/2 रेडियस का डिस्क काट के बाहर निकाल दिया। सच अ वे दैट बोथ हैव ए कॉमन टेंजेंट। देखो टेंजेंट कॉमन है, तो सर इसका रेडियस अगर r/2 है तो इसका डायमीटर r हो जाएगा। हाँ तो यहाँ से देखो ये r/2 हो जाएगा। ये मेन है तुम्हारा डिस्क जिसका सेंटर ऑफ मास है। सर ये दिखेगा कैसा? देखो ऐसा दिखेगा। देखो मैं बताता हूँ ये कैसा दिखेगा, बताओ ये कैसा दिखेगा। यहाँ से तुमने काट के बाहर निकाल दिया ना, ये वाला हिस्सा क्या किया? काट के बाहर निकाल दिया। ये देखो ये तुमने काट के बाहर निकाल के बना दिया। चलो थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, तुम्हें दिखाते हैं काट के बाहर निकाल दोगे तो कैसा दिखेगा ये। सर आप फॉर्मूला लगा के सवाल करो, कहाँ ये विजुअलाइज कराने के चक्कर में पड़े हो। नहीं बेटा कराऊंगा मैं जोरदार तरीके से कराऊंगा। ये काट के बाहर निकाल के रख दिया। बाहर कहाँ? बाहर यहाँ निकाल के रख दिया। बाहर यही तो होगा।
चलो बाहर निकाल के रख दिया। इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो थी वो थी r, और ऐसे r/2 रेडियस का डिस्क काट के बाहर निकाल दिया, ये रहा। तो इसमें सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि r/2 रेडियस का डिस्क अगर काट के हमने बाहर निकाला है तो मास कितना कट के जाएगा, मास कितना कट के जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका मैं एक तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक डायरेक्ट बता दूं, कोई यूनिटरी मेथड नहीं लगाना, मतलब यूनिटरी मेथड या कितना डेंसिटी वेंसिटी कुछ नहीं निकालना। तुम ऐसे देखो कि बेटा इसका मास है कहाँ, सर इसका मास एरिया में है। अगर मैं आधा डिस्क बीच से काट के अलग अलग कर देता तो कितना मास अलग होता, सर आधा होता। जितना एरिया कट के जाएगा उतना मास कट के जाएगा। यहां पे r रेडियस है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मास टोटल था। अरे एरियल मास डेंसिटी, सारा का सारा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल एरिया बोल पाई आर स्क्वायर, तो एक यूनिट एरिया का मास बोल कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर का मास होगा m। कितना एरिया कट के गया है, तो सर इसका एरिया हो जाएगा पाई r/2 का होल स्क्वायर, मतलब पाई r स्क्वायर बाई 4। टोटल एरिया कितना है 1/4, तो इसके करस्पॉन्डिंग मास कितना कट के बाहर गया है m/4। तो सीधा देख कि रेडियस r/2 कट के गया तो एरिया 1/4 बाहर गया, पाई r स्क्वायर बाई 4, तो मास 1/4 कट के बाहर चला गया। तो रिमेनिंग पोर्शन का मास हो जाएगा 3m/4। ये बात समझ में आ गया, ठीक। पूछा क्या है, रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द, देखो द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिमेनिंग पार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। अब ये डिस्क क्या सेंटर यहां, इससे रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो इस जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहां होना चाहिए बताओ। सर कहीं ना कहीं एक्स लेंथ पे इधर होना चाहिए, कहीं ना कहीं यहीं पे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। यहां से ओरिजिन से ये जो 0,0 है इससे मैं मान लेता हूं कि एक्स लेंथ पीछे है, और यही हमें x निकालना है कि ओरिजिन से कितना पीछे। पीछे क्यों होगा, क्योंकि सर ये पूरे सिस्टम का एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, तो कहीं ना कहीं यही आएगा। ऐसे यहाँ तो नहीं जा सकता सेंटर ऑफ मास, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो कहीं ना कहीं यहाँ होगा। अब इसका किताबों में फॉर्मूला होता है, दुनिया इसी से कराती है। मैं तुम्हें एक अलग तरीके से विजुअलाइज कराना चाहता हूँ, सर कराओ। अब तुम देखो इसको दो डिस्क्रीट सिस्टम की तरह, दो डिस्क्रीट सिस्टम कौन कौन सा, एक जो मैंने निकाल के काट के बाहर निकाला है, रिमूव्ड पार्ट, ठीक है सर, और एक है तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट। एक बार मुझे समझा लेने दो, उसके बाद सवाल कोई सा भी होगा मैं तुम्हें आंसर एक ही लाइन में निकालना सिखाऊंगा। सर काटने वाला तो बड़ा मुश्किल होता है, सर एक लाइन में कर दोगे, हाँ। सवाल चाहे कोई सा भी होगा मैं तुम्हें इसका आंसर एक ही लाइन में निकालना सिखाऊंगा। सुन, कितने ऑब्जेक्ट हो गए सर, दो। कौन कौन सा, सर ये आपका रिमूव्ड पार्ट, मास कितना है बोल, सर इसका मास है m/4। अच्छा इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो ये तो परफेक्ट सर्कल है सर, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे ही होगा, ठीक है। दूसरा कौन सा पार्ट है सर, रिमेनिंग पार्ट, इसका मास बोल 3m/4, इसका मास कितना होगा 3m/4। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, तो सर मान लिया कि यहां से कहीं एक्स लेंथ पे। तो कितने बॉडी हो गए, दो बॉडी हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस दो बॉडी को मैं एक साथ रखना चाह रहा हूं, इसको उठा के यहां रख देता हूं, तो क्या बनेगा सर, उसको उठा के रख दोगे तो परफेक्ट डिस्क बन जाएगा। इस परफेक्ट डिस्क में हालांकि दो ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक है m/4 मास का, एक r/2 रेडियस और m/4 मास का सर्कुलर परफेक्ट डिस्क, और एक है सर ये कटा हुआ हिस्सा। एक क्या है, ये कटा हुआ हिस्सा। इस पूरे रिमेनिंग पार्ट जो कटा हुआ हिस्सा था उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे था सर, यहां पे एक्स लेंथ पे, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा सर, इसके खुद के सेंटर पे r/2 पे। मुझे इसका मास पता है, हाँ m/4। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है सर, इसके खुद के सेंटर पे। इसका मास कितना है सर, इसका मास है 3m/4। सेंटर से इसका सेंटर ऑफ मास का x पे मान लिया। अब इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, चलिए तो परफेक्ट सर्कल बन जाएगा, बड़ा वाला जो एक्चुअल में था। हाँ तो मैं उल्टा सोचना सिखा रहा हूं। एक निगेटिव मास का कंसेप्ट होता है जिससे किताबों में सॉल्व करते हैं, मैं तुम्हें दुनिया से अलग कंसेप्ट सिखा रहा हूं, एक ही लाइन में आंसर। कोई निगेटिव मास का कंसेप्ट नहीं लगाना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, 4 लाइन में एक लाइन में आंसर। सर क्या आंसर, सुनो, ये पूरा जो परफेक्ट डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहां था, पहले जब काट के मैंने बाहर नहीं निकाला था सर, ये तो सेंटर पे ही होगा बीच में। हाँ तो जब वापस रख दूंगा तो कहां होगा सर, सेंटर पे होगा। तो ये रिमूव्ड पार्ट और रिमेनिंग पार्ट एक बन जाए तो दोनों का सेंटर ऑफ मास यहां पे। सेंटर ऑफ मास असल में क्या करता है सर, दो मोमेंट ऑफ मास को इक्वेट करता है। सेंटर ऑफ मास क्या करता है, दो मोमेंट ऑफ मास को इक्वेट करता है।
तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इसके अबाउट रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ मास और रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ मास इक्वल होगा। तो यहां से रिमूव पार्ट का मास बोलो m/4 और यहां से इसका सेंटर ऑफ मास बोलो r/2 पे बराबर रिमेनिंग पार्ट का मास बोलो 3m/4 इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे, इसका मास कहां पे मानोगे सर, यहां पे। कितना लेंथ है x यहां से m/4 से m/4 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, m/4 से m/4 कैंसिल हो जाएगा। क्या समस्या है, m/4 से m/4 कैंसिल हो जाएगा। ये 3 नीचे ले जाओ तो x इज इक्वल टू 3 नीचे है तो 3 × 2 6, x इज इक्वल टू r/6। और हमें पता है कि इससे पीछे की तरफ आया है तो कई किताबों में -r/6 लिखते हैं, तो इसमें सरप्राइज मत करना, वो बस इतना बता रहा है कि ओरिजिन से निगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा, तो आंसर आ गया। और हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं, देखो इसमें निगेटिव मास का कंसेप्ट लगाते नहीं लगाना है यार, तो ऐसे समझ कि कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है सर, ये m1x1 प्लस m2x2 बटा m1 प्लस m2। तो इसको काट के जो बाहर निकाला ना उसको 2 मास मान लेता हूं, ये एक रिमूव पार्ट और ये तुम्हारा रिमेनिंग पार्ट। इन दोनों का सेंटर ऑफ मास तो परफेक्ट सर्कल के परफेक्ट डिस्क के सेंटर पे होता है, मतलब ये 0। दोनों को मास अगर इंडिविजुअल मानो ये 0 ये 0, तो ये जाके यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये भी 0, तो बचा क्या सर m1 प्लस x1 रिमूव्ड का प्लस m2 x2 रिमेनिंग का बराबर 0। तो सर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही तो बता रहा है कि एक आगे है तो एक पीछे, बस। मैंने क्या बोला तुमसे कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर यहां पे है तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ मास, सॉरी रिमूव पार्ट का मोमेंट ऑफ मास, मतलब इसका मास इंटू सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस बराबर इसका मास इंटू इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस बराबर कर दो। अब जितना एरिया कट के गया उतना मास कट के गया, मास कितना कट के गया m/4, और अगर ये यहां पे होता तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होता, मतलब r/2 इज इक्वल टू रिमेनिंग पार्ट कितना है 3m/4 और इसका सेंटर ऑफ मास इसके पीछे की तरफ x पे होगा तो x हो गया, m/4 से m/4 कटेगा, x इज इक्वल टू r/6 आंसर। कोई नेगेटिव मास का कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। A disk of radius r/2 is removed from a disk of mass m। चलो डिस्क ऑफ रेडियस r/4 कर देता हूं, ये रिपीट हो जाए, r/2 वाला तो कर ही लिया, r/4 कर देता हूं। r/4 करूंगा तो ये कैसा डायग्राम बनेगा, देख अगर ये परफेक्ट डिस्क था जिसका रेडियस है तुम्हारा r/4 रेडियस का यहां से कट किया, यहां से कट किया r/4। अब रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बताओ कहां पे होगा। ये तुम्हारा सेंटर, ये था तुम्हारा डिस्क। घबराना नहीं है, इनसे देखना मजेदार आ जाएगा। ये सेंटर से रेडियस r, ठीक है। जब तुम r/4 रेडियस का डिस्क काट के बाहर निकालोगे तो कितना मास कट के जाएगा, तो r/4 का एरिया हो जाएगा पाई r/4 का होल स्क्वायर, मतलब m/16, और ये हो जाएगा तुम्हारा 15m/16। सर ऐसे कैसे, पूरा मास m था, पूरा मास क्या था m था। m में से r/4 का डिस्क काट के बाहर निकालोगे इस तरीके से तो r/4 का डिस्क बाहर जाएगा, तो r/4 रेडियस का डिस्क बाहर जाएगा। अगर पर तुम इसको उठा के यहीं रख दो तो कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, तो इसके ओरिजिन के अबाउट इस छोटे से डिस्क का मोमेंट ऑफ मास, इसका मास बोल m/16, और यहां से इसका सेंटर यहां पे, ये इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो ये डिस्टेंस बोलो, तो ये वो पूरा r में से r/4 घटा दो तो 3r/4, यह आ जाएगा आपका 3r/4 इज इक्वल टू 15m/16, और सेंटर से इस डायरेक्शन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री काट के कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मान लो x पे इंटू x, तो m/16 से m/16 कैंसिल होगा, और तुम्हारा ये 3 से ये 15 को कट करोगे तो ये 5 आ जाएगा, है ना। 5 मल्टी, हाँ 5 को नीचे ले जाओ, x इज इक्वल टू r/20 आंसर। x इज इक्वल टू r/20 आंसर। बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते, और मैंने तुम्हें कुछ नया बताया ही नहीं, तो पिछला ही कंसेप्ट है। अच्छा ये बताओ, अगर एक डिस्क ले लिया हमने, अगर एक डिस्क ले लिया हमने, और इस डिस्क में से, इसी डिस्क में से r/2 रेडियस का डिस्क काट के बाहर निकाल लिया, मतलब ये, तो जो काट के आपने बाहर निकाला वो कोइंसाइड कर रहा है उसके सेंटर से, तो इस रिमेनिंग पार्ट का इनर रेडियस मान लो कुछ है r1, आउटर रेडियस r है, इसको एनुलर डिस्क भी कहते हैं,
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी सेंटर पे ही होगा। कई बार ऐसा सवाल ही पूछ लेते कि बीच से काट के बाहर निकाल लिया, तो पूरा डिस्क लो या उसमें से बीच में से एकदम सिमेट्रिक काट के बाहर निकालो, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। कैसे? ये रहा इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ मास बाहर कब जाता है? जब इस तरीके से तुम काटते हो, यहां से काट देते हो, तो ये बड़ा अजीब सा हो जाता है, ऐसा फोटो बन जाएगा, ऐसा फोटो बन जाता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं पीछे शिफ्ट होता है। लेकिन अगर तुम बीच में से काट के निकालोगे, बीच में से काट के निकालोगे, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। तो सवाल को अच्छे से पढ़ के सॉल्व करना। नेक्स्ट देखना, फाइंड सेंटर ऑफ मास और सेंटर मास ऑफ रिमेनिंग पोजीशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मास m, रेडियस है r, वहां से r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर काट के बाहर निकाल लिया, r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर काट के बाहर निकाल लिया। तो रिमेनिंग सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? तो सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करो, ये होगा आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे होगा। पूरे सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे था, तो ओरिजिन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ मास बराबर इसका मोमेंट ऑफ मास। मोमेंट ऑफ मास बोलो क्या होगा सर? इसका मोमेंट ऑफ मास हो जाएगा m/8 इंटू r/2 इज इक्वल टू, ये बचेगा 7m/8 इंटू x। m/8 से m/8 कटेगा, x इज इक्वल टू r/14 आंसर। बहुत रफ्तार है सर, हाँ सीखना। यहां पे आपने m/8 कैसे किया? तो देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का मास जो होता है ना, उसका वॉल्यूमेट्रिक मास डिफाइन होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना मास कट के जाएगा, सॉरी जितना वॉल्यूम कट के जाएगा उतना मास कट के जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। अगर यहाँ पे रेडियस r/2 है, तो r/2 का होल क्यूब कितना होगा? r³/8, मतलब 1/8 वॉल्यूम कट के गया है, तो मास भी 1/8 कट के जाएगा। बार बार सुनना है इसको, मुझे पता है आधे बच्चों को नहीं समझ आएगा, तो 5 लाइन लिखूंगा, अपने आप समझ आ जाएगा, मजदूरी करूंगा तो। सिंपल सी बात मैं कह रहा हूं कि इसका मास कहां पे होगा? इसके वॉल्यूम में। वॉल्यूम कैसे लिखते हैं सॉलिड स्फीयर का? 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पे r/2 रेडियस का सॉलिड स्फीयर काट के बाहर निकालोगे तो कितना मास कट के जाएगा सर? m/8। कितना मास कट के जाएगा? r/2 रेडियस के सॉलिड स्फीयर का मास हो जाएगा m/8। तो ये कितना बचेगा? 7m/8। तो 7m/8 इंटू x m/8, ये हो गया तुम्हारा मास m/8 और इसका डिस्टेंस यहाँ से r/2। ये हो गया 7m/8, इसका डिस्टेंस x। समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का मोशन। सेंटर ऑफ मास का मोशन क्या होता है समझना। मैं ये कल लेक्चर करा दूंगा, एक एक्स्ट्रा लेक्चर बना दूंगा, तबियत ठीक नहीं थोड़ी सी। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और मैंने तुम्हें बताया था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें सवाल कराना है। इस केस में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये खुद ए से नीचे जाएगा, याद है पुल्ली ब्लॉक सिस्टम, इसमें m2 नीचे जाएगा, ए से वो फॉर्मूला तुम्हें याद है, m2 - m1/m1 + m2। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या होगा? चलो ये तुम एक बार होमवर्क में देता हूं ये सवाल, एक बार खुद करना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक बार खुद करना। ये 2-3 सवाल मैं होमवर्क में देता हूं, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया था। फॉर्मूला क्या किया था मैंने? आपको पहले समझा दिया था। आप इतने बच्चे नहीं, आप थोड़े समझदार हैं, आप कर लेंगे। जैसे देखिए, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ वेलोसिटी का सम लिखते हैं, पहला मास इंटू पहले मास की वेलोसिटी, दूसरा मास इंटू दूसरे मास की वेलोसिटी। अगर x में है तो i कैप, y में है तो j कैप, और अकेला x में तो सीधा ऐसे ही लिख सकते हो, अकेला y में तो ऐसे ही लिख सकते हो। x y प्लेन में है तो x वाली वेलोसिटी y कैप, y वाली वेलोसिटी को j कैप। जैसे ये सीधा दोनों x में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। बहुत सिंपल है, m1v1 + m2v2 डिवाइडेड बाई m1 + m2। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे एक सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये सवाल है, इसको भी आप सॉल्व करेंगे, ये होमवर्क है। देखिए, स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 ऑब्जेक्ट है। 1 kg का ऑब्जेक्ट 4 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, 5 kg का ऑब्जेक्ट पीछे 1 मीटर पर सेकंड चल रहा है, और ये रेस्ट है। तो सबका नेट सेंटर ऑफ मास जो आएगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बहुत आसानी से m1v1 m2v2 m3v3 i j कैप के साथ करना, क्योंकि ये तो i में आएगा, लेकिन ये j में आएगा, ये -i में आएगा, और ये रेस्ट है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। सर साइड लेंथ क्या है? उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1v1 + m2v2 डिवाइड m3v3 + m4v4 डिवाइडेड बाई m1 + m2 + m3 + m4। सिंपल है, ठीक है।
ये भी होमवर्क है, इसको भी आप एक बार सॉल्व करेंगे। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, तो पहले क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, सेम फॉर्मूला होता है m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, बहुत सिंपल है। और ये एक सवाल है, ये नीचे जा रहा होगा कुछ a से और ये ऊपर जा रहा होगा कुछ a से, ठीक है। तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, याद रखिएगा, अगर ये नीचे जा रहा है तो प्लस हो गया, तो ऊपर जा रहा है तो माइनस ले लो। तो नीचे को प्लस कैसे लेंगे, तेरी मर्जी है, कुछ भी ले ले। ये नीचे जा रहा होगा ना, तो इसकी डायरेक्शन को माइनस ले लेना। एक्सीलरेशन तुम्हें लिखना आता है m2 माइनस m1 बटा m1 प्लस m2 इंटू ए, है ना। तो लिखना m2 इंटू दिस है और m1 इंटू यही फॉर्मूला रखना, बस माइनस लगा देना यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तुम एक्सीलरेशन लिख रहे हो। एक्सीलरेशन एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। तो फटाफट 3 तुम्हें होमवर्क मैंने दे दिए, ये तीनों होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, है ना। फिर मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, छोटा छोटा ही सवाल आता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के, अच्छे सवाल बनते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना, कि अचानक से 2 हिस्सा टूट गया, या फिर हम आगे पढ़ेंगे और बॉल को प्रोजेक्ट किया, मैक्सिमम हाइट पे टूट गया, है ना। प्लैंक पे आदमी चल रहा है, वो बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे। देखिए प्लैंक पे आदमी चल रहा है, तो बताइए प्लैंक कितना पीछे जाएगा और आदमी एक्स लेंथ से जाता है, तो सवाल बहुत सारे। लेकिन आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। यहाँ तक आपका होमवर्क है, 2-3 सवाल मैंने दिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।